भाग 1 ताओ का स्वरूप और उसकी अज्ञेयता। अध्याय 1 से 17। ताओ ते चिंग मौन, शून्यता और सहजता का शाश्वत मार्ग। प्रस्तावना, अज्ञेयता का आह्वान। जीवन के इस कोलाहल भरे पथ पर, जहां हर ओर आपाधापी और अनिश्चितता का साम्राज्य है, एक प्राचीन ध्वनि हमें पुकारती है। यह ध्वनि किसी भीड़ भरे बाजार से नहीं, बल्कि सहस्राब्दियों की शांति और गहन चिंतन से आती है। यह पुकार है ताओ ते चिंग की, एक ऐसा ग्रंथ जो केवल एक पुस्तक नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक शाश्वत मार्गदर्शक है, जो सदियों से मानवता को दिशा दे रहा है। यह चीनी दर्शन और धार्मिक प्रथाओं पर गहरा प्रभाव डालने वाला ताओवाद का मूल ग्रंथ है। इसकी रचना एक ऐसे काल में हुई जब चीन में व्यापक अव्यवस्था थी, और इसका उद्देश्य सद्भाव तथा शांति बहाल करने का एक मार्ग प्रस्तुत करना था। यह केवल एक दार्शनिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन की जटिलताओं से निपटने का एक व्यावहारिक मार्गदर्शक भी है, जो हमें भीतर की उस शक्ति से जोड़ता है जो सब कुछ होते हुए भी खाली है, और खाली होते हुए भी सब कुछ है। परंपरागत रूप से इस अद्भुत ग्रंथ का श्रेय लाओ त्से नामक एक रहस्यमय आकृति को दिया जाता है, जिसका अर्थ है पुराने गुरु। हालांकि लाओ त्से की ऐतिहासिकता और ग्रंथ की रचना तिथि पर विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह संभवतः कई अज्ञात ऋषियों की शिक्षाओं का एक संकलन है, जिन्हें बाद में लाओ त्से के नाम से एकत्र किया गया। यह रहस्यमय उत्पत्ति ही ताओ ते चिंग के गूढ़ और कालातीत स्वभाव को और भी बढ़ा देती है। यह हमें एक महत्वपूर्ण सत्य की ओर ले जाता है, ज्ञान का स्रोत अक्सर व्यक्ति से अधिक महत्वपूर्ण होता है। यदि ज्ञान का मूल लाओ त्से स्वयं इतना मायावी और शायद एक सामूहिक इकाई है, तो यह ताओ के मायावी और अनाम स्वभाव को दर्शाता है। यह इस बात पर बल देता है कि सच्चा ज्ञान व्यक्तिगत अहंकार और पहचान से परे होता है, एक सार्वभौमिक कालातीत प्रवाह बन जाता है, ठीक ताओ की तरह। यह हमें संदेश पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है, न कि संदेशवाहक पर, जो इस विचार के अनुरूप है कि ताओ बिना कुछ कहे सिखाता है। आधुनिक दुनिया में, जहां लेखकत्व और व्यक्तिगत ब्रांडिंग पर अत्यधिक जोर दिया जाता है, यह प्राचीन ग्रंथ एक गहरा प्रतिकथन प्रस्तुत करता है। सच्चा प्रभाव अक्सर उन सिद्धांतों से आता है जो अपने आप में खड़े होते हैं, अपने नाममात्र मूल से स्वतंत्र होते हैं। ताओ ते चिंग के प्रारंभिक अध्याय, विशेष रूप से अध्याय 1 से 17, ताओ के मूल सिद्धांतों को स्थापित करते हैं। इसकी अपरिभाष्यता, सभी अस्तित्व का स्रोत होना, द्वंद्वों की एकता, और मौन, शून्यता व सहजता के माध्यम से इसकी अनुभूति। आइए इस गहन यात्रा पर निकलें और ताओ के शाश्वत रहस्यों को उजागर करें। खंड 1, ताओ का स्वरूप, शब्दों से परे एक शाश्वत सत्य। ताओ की अपरिभाष्यता। ताओ ते चिंग का सबसे प्रसिद्ध और मौलिक सूत्र है, जिस ताओ को शब्दों में कहा जा सके वह शाश्वत ताओ नहीं होता। जिस नाम को लिया जा सके वह शाश्वत नाम नहीं होता। यह सूत्र ताओ के मूल स्वरूप को अत्यंत स्पष्टता से व्यक्त करता है। ताओ को शब्दों में बांधना असंभव है, क्योंकि शब्द सीमित हैं, जबकि ताओ असीम है। यह नामहीन, निराकार और असीम है। यह किसी भी परिभाषा या अवधारणा से परे है जिसे मानव मन गढ़ सकता है। भारतीय दर्शन में ब्रह्मा की अवर्णनीयता से इसकी समानता देखी जा सकती है, जहां ईश्वर पर गुणों का आरोपण उसे सीमित और अपूर्ण बना देगा। ताओ की यह अवर्णनीयता इस बात पर बल देती है कि मानव भाषा और तर्क अंतिम सत्य को पूरी तरह से व्यक्त करने में अक्षम हैं। यदि भाषा ताओ को पकड़ नहीं सकती, तो समझने का मार्ग अनुभवात्मक होना चाहिए, न कि बौद्धिक। यह पश्चिमी दार्शनिक परंपराओं से एक मौलिक बदलाव है, जो अक्सर तार्किक प्रवचन और परिभाषा को प्राथमिकता देती हैं। यह बताता है कि शब्दों से ताओ को परिभाषित करने का प्रयास एक छलनी में पानी पकड़ने जैसा है, व्यर्थ। इसके बजाय व्यक्ति को इसे जीना चाहिए या होना चाहिए। यह मौन और शून्यता पर जोर देता है, क्योंकि ये अवस्थाएं वैचारिक विचार से परे जाती हैं। सभी समझ का प्रवेश द्वार अंधेरे के भीतर अंधेरा है, जो पारंपरिक धारणा और भाषा से परे एक क्षेत्र का सुझाव देता है। यह कई गहन जीवन अनुभवों पर लागू होता है। प्रेम, दुख, खुशी, जबकि हम उनका वर्णन कर सकते हैं, उनका सच्चा सार केवल प्रत्यक्ष अनुभव से ही जाना जाता है।
ताओ ते चिंग हमें वास्तविकता के प्रति इस खुले गैरवैचारिक मन के साथ दृष्टिकोण करने के लिए आमंत्रित करता है। सृष्टि का मूल स्रोत। ताओ केवल एक अमूर्त अवधारणा नहीं है, यह सभी सृष्टि की उत्पत्ति और संतुलन का मूल स्रोत है। यह 10,000 चीजों, सभी प्राणियों की जननी है जो नामहीन से उत्पन्न हुई है। इसे अक्सर महान माँ कहा जाता है, जो बिना किसी स्वार्थ के सब कुछ उत्पन्न करती और पोषण करती है। ताओ एक महान धौंकनी या खाली बर्तन की तरह है, खाली होते हुए भी असीम रूप से सक्षम और उत्पादक। यह शाश्वत अनंत है, कभी पैदा नहीं हुआ, इसलिए कभी मर नहीं सकता। ताओ का सृष्टि का मूल स्रोत होना और फिर भी बिना किसी स्वार्थ या दावे के उसे पोषित करना हमें निःस्वार्थता और सेवाभाव का गहरा पाठ सिखाता है। यह केवल एक ब्रह्मांडीय सिद्धांत नहीं, बल्कि व्यक्तिगत आचरण के लिए एक आदर्श है। बिना अधिकार के धारण करना, बिना अपेक्षा के कार्य करना कि यह अवधारणा ताओ का केवल एक विवरण नहीं है, बल्कि मानवीय सद्गुण और नेतृत्व के लिए एक मॉडल है। यह बताता है कि सच्चा सद्गुण निःस्वार्थ कर्म में निहित है, दुनिया में योगदान करने में बिना व्यक्तिगत लाभ या मान्यता की तलाश किए। यह सीधे वुवेई, गैरकार्य, गैरबल और निष्पक्ष नेतृत्व की अवधारणा से जुड़ा है। ताओ निःस्वार्थ होने के कारण सभी प्राणियों के लिए मौजूद है। इस सिद्धांत को आधुनिक नेतृत्व, पालन पोषण और समुदाय निर्माण पर लागू किया जा सकता है। जो नेता बिना अहंकार के कार्य करते हैं, जो माता पिता बिना अत्यधिक नियंत्रण के पोषण करते हैं और जो व्यक्ति बिना श्रेय मांगे योगदान करते हैं, वे ताओ का प्रतीक होते हैं। यह विश्वास और प्राकृतिक विकास के माहौल को बढ़ावा देता है, क्योंकि यदि आप लोगों पर भरोसा नहीं करते हैं तो आप उन्हें अविश्वसनीय बनाते हैं। खंड 2, अस्तित्व और अनस्तित्व की द्वंद्वात्मकता, जीवन का नृत्य। विपरीत ताओ का सहअस्तित्व। ताओ ते चिंग का दूसरा अध्याय विशेष रूप से अस्तित्व और अनस्तित्व की द्वंद्वात्मकता पर केंद्रित है। यह सिखाता है कि अस्तित्व और अनस्तित्व एक दूसरे को जन्म देते हैं। सुंदरता, कुरूपता, अच्छा बुरा, कठिन सरल, लंबा छोटा, ऊंचा नीचा, आगे पीछे, ये सभी द्वंद्व एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और एक दूसरे को परिभाषित करते हैं। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं हो सकता। यह जीवन का शाश्वत नृत्य है, जहां हर प्रकाश की अपनी छाया होती है और हर खुशी में दुख की एक सूक्ष्म समझ छिपी होती है। द्वंद्वात्मकता की यह समझ हमें जीवन में होने वाली घटनाओं पर अच्छा या बुरा का लेबल लगाने से रोकती है। यह सिखाती है कि हर अनुभव, चाहे वह कितना भी अप्रिय क्यों न लगे, एक बड़े एकीकृत अस्तित्व का हिस्सा है। सुंदरता कुरूपता के कारण मौजूद है, अच्छाई बुराई के कारण मौजूद है। अस्तित्व और अनस्तित्व एक दूसरे को जन्म देते हैं। यह निर्भरता बताती है कि एक को स्वाभाविक रूप से अच्छा और दूसरे को बुरा आंकना एक सतही मानवीय निर्माण है, न कि परम वास्तविकता का प्रतिबिंब। ताओ हमें इन द्वंद्वों का निरीक्षण करने, प्रतिक्रिया न करने, बल्कि केवल होने के लिए चुनौती देता है। यह जो है कि गहरी स्वीकृति की ओर ले जाता है, प्रकाश और अंधेरे, सफलता और विफलता, दोनों को पूरे के अभिन्न अंग के रूप में गले लगाता है। यह एक द्वैतवादी मानसिकता से एक एकीकृत परिप्रेक्ष्य की ओर बढ़ता है, निर्णय से उत्पन्न आंतरिक संघर्ष को कम करके आंतरिक शांति को बढ़ावा देता है। दैनिक जीवन में यह लचीलापन और संभाव में बदल जाता है। बुरे अनुभवों का विरोध करने के बजाय व्यक्ति उन्हें अच्छे अनुभवों के आवश्यक समकक्ष के रूप में समझ सकता है, जिससे विकास और जीवन के पूरे स्पेक्ट्रम के लिए गहरी सराहना होती है। यह परिप्रेक्ष्य मानसिक कल्याण और भावनात्मक संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। शून्यता की उपयोगिता। ताओ में शून्यता अनुपस्थिति नहीं, बल्कि असीमित क्षमता और संभावना है। यह एक विरोधाभास है जो हमें गहरी समझ की ओर ले जाता है। उदाहरण के लिए, पहिए का केंद्र, एम्प्टी सेंटर होल, उसे उपयोगी बनाता है, बर्तन का खालीपन उसमें कुछ भी धारण करने की क्षमता देता है, और घर का आंतरिक स्थान उसे रहने योग्य बनाता है। यह कुछ नहीं ही सब कुछ को संभव बनाता है। हम होने बीइंग के साथ काम करते हैं, लेकिन न होने नॉन बीइंग का उपयोग करते हैं।
यह अवधारणा हमें सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी क्षमता हमारे भरे होने में नहीं, बल्कि हमारे खालीपन, हमारी ग्रहणशीलता में निहित है। यह हमें लगातार भरने या हासिल करने की प्रवृत्ति से मुक्त करता है। एक पहिए, बर्तन या घर की उपयोगिता उसके खाली स्थान पर निर्भर करती है। ताओ खाली है फिर भी असीम रूप से सक्षम है। यह लगातार प्राप्त करने, भरने और जमा करने की सामान्य मानवीय प्रवृत्ति को चुनौती देता है। यह बताता है कि सच्ची क्षमता और उपयोगिता गैराधिकार और खुलेपन की स्थिति से उत्पन्न होती है। जब हम अपने मन को इच्छाओं और अवधारणाओं से खाली करते हैं, तो हम असीम रूप से सक्षम और ताओ के प्रति ग्रहणशील हो जाते हैं। यह कमी की मानसिकता से प्रचुरता की मानसिकता में एक गहरा बदलाव है, जहां प्रचुरता उसमें नहीं पाई जाती जो धारण किया जाता है, बल्कि उसमें जो प्राप्त किया जा सकता है। व्यक्तिगत विकास में इसका अर्थ है नए विकास और संभावनाओं के लिए जगह बनाने के लिए पूर्वकल्पित धारणाओं, अहंकार और आसक्तियों को छोड़ना। रचनात्मकता में यह नए विचारों को प्रवाहित होने देने के लिए मन को खाली करना है। रिश्तों में यह लगातार जोर देने के बजाय ग्रहणशील होना है। यह अवधारणा आधुनिक जीवन के लिए क्रांतिकारी है, जहां निरंतर उपभोग और बाहरी सत्यापन अक्सर आंतरिक शून्यता की ओर ले जाता है, जबकि ताओ बताता है कि सच्ची पूर्ति आंतरिक शून्यता को गले लगाने से आती है। खंड 3 ताओ की अनुभूति, मौन, शून्यता और सहजता का मार्ग। मौन की शक्ति। ताओ की आवाज मौन है। जब हम मौन होते हैं तो सत्य प्रकट होता है। सच्चा ज्ञान शब्दों में नहीं, मौन में होता है। जो जानता है वह बोलता नहीं, जो बोलता है वह जानता नहीं। मन की चंचलता को शांत करना और भीतर की आवाज सुनना मौन में ही संभव है। मौन केवल चुप्पी नहीं है, बल्कि एक सक्रिय अवस्था है जहां वास्तविक संचार और प्रभाव उत्पन्न होता है। यह हमें सिखाता है कि दिखावे और शोर से परे सच्ची शक्ति और बुद्धिमत्ता मौन उपस्थिति में होती है। गुरु बिना कुछ किए कार्य करता है और बिना कुछ कहे सिखाता है। जो जानते हैं वे बात नहीं करते। सच्ची शक्ति मौन में होती है। इसका अर्थ है कि प्रभाव और ज्ञान मौखिक अभिव्यक्ति या बाहरी प्रदर्शन के बारे में नहीं है, बल्कि एक गहन मौन उपस्थिति के बारे में है। एक सच्चे गुरु का शिक्षण उनके अस्तित्व, उनके कार्यों, उनकी उपस्थिति में होता है, जो किसी भी शास्त्र से अधिक वाक्पटु होता है। यह अवधारणा निरंतर संचार और आत्मप्रचार पर आधुनिक जोर को चुनौती देती है। यह बताता है कि मन को शांत करके और मौन को गले लगाकर व्यक्ति ब्रह्मांड की भाषा के प्रति अधिक ग्रहणशील हो जाता है और बिना बल के प्रभाव डाल सकता है। नेतृत्व में इसका अर्थ है उदाहरण और विश्वास से नेतृत्व करना, न कि जबरदस्ती या अत्यधिक निर्देशों से। व्यक्तिगत संबंधों में इसका अर्थ है गहराई से सुनना और पूरी तरह से उपस्थित रहना, जिससे अनकही समझ विकसित हो सके। यह दुनिया के सतही शोर से परे जाकर अस्तित्व की गहरी मौन धाराओं से जुड़ने का आह्वान है। शून्यता में पूर्णता। स्वयं को सभी विचारों से खाली करना और हृदय को शांत रखना ताओ की अनुभूति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह शून्यता को सभी चीजों का स्रोत और गंतव्य मानना है, जहां सब कुछ लौट आता है। यह अहंकार का त्याग है, क्योंकि जब तुम सब कुछ छोड़कर पूरी तरह खाली हो जाते हो तब वही शून्यता तुम्हारी सबसे बड़ी पूर्णता बन जाती है। स्वयं को खाली करने का अर्थ अभाव नहीं, बल्कि अनंत संभावनाओं के लिए जगह बनाना है। यह हमें सिखाता है कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति और पूर्णता हमारे होने में नहीं, बल्कि हमारे न होने में, हमारे अहंकार के त्याग में है। अपने मन को सभी विचारों से खाली करो। अपने हृदय को शांत रखो। पूरी तरह से खाली हो जाओ। मन की बेचैनी को शांत करो। जब तुम सब कुछ छोड़कर पूरी तरह खाली हो जाते हो तब वही शून्यता तुम्हारी सबसे बड़ी पूर्णता बन जाती है। यह निरंतर उत्तेजना और संचय की आधुनिक खोज को चुनौती देता है। यह बताता है कि सच्ची पूर्ति भीतर से आती है, इच्छाओं, आसक्तियों और अहंकारी स्वयं को मुक्त करके। भीतर की शून्यता असीम रूप से विशाल है, जिसका अर्थ है कि इसमें असीमित क्षमता है। यह पूर्णता की एक क्रांतिकारी पुनर्परिभाषा है,
यह इस बारे में नहीं है कि आप क्या प्राप्त करते हैं, बल्कि आप क्या छोड़ते हैं। स्रोत पर लौटना शांति है, जिसका अर्थ है कि स्वयं को खाली करके हम ताओ के मौलिक स्वभाव के साथ संरेखित होते हैं, जो खाली है फिर भी क्षमता से भरा है। इसके मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक अभ्यास के लिए गहरे निहितार्थ हैं। यह सचेतनता, ध्यान और परिणामों से अनासक्ति को प्रोत्साहित करता है। नियंत्रण या अधिकार की आवश्यकता को छोड़कर व्यक्ति सच्ची स्वतंत्रता और एक अक्षय आंतरिक संसाधन पाता है। यह लगातार कुछ बनने की कोशिश करने के बजाय बस होने में संतुष्ट रहने के बारे में है। सहजता का प्रवाह। वो वेई का अर्थ है बिना कुछ किए सब कुछ करना या बिना जबरदस्ती के कार्य करना। यह निष्क्रियता नहीं, बल्कि प्रकृति के सहज प्रवाह के साथ सामंजस्य में कार्य करना है। मास्टर बिना कुछ किए कार्य करता है और बिना कुछ कहे सिखाता है। चीजें अपने आप आती हैं और वह उन्हें आने देता है, चीजें गायब हो जाती हैं और वह उन्हें जाने देता है। नम्रता, लचीलापन और बिना अपेक्षा के कार्य करना वो वेई के प्रमुख गुण हैं। वो वेई हमें सिखाता है कि सच्ची प्रभावशीलता और सफलता जबरदस्ती या अत्यधिक प्रयास से नहीं, बल्कि सहज प्रवाह और परिणाम से अनासक्ति से आती है। यह हमें नियंत्रण के भ्रम से मुक्त करता है। वो वेई का अर्थ है बिना कुछ किए कार्य करना, बल न लगाना, सहज रूप से कार्य करना। गुरु बिना कुछ किए कार्य करता है। यह निरंतर प्रयास, प्रतिस्पर्धा और परिणामोन्मुख व्यवहार के आधुनिक प्रतिमान को चुनौती देता है। यह बताता है कि जब कोई ताओ के साथ संरेखित होता है तो कार्य सहज और स्वाभाविक रूप से प्रभावी हो जाते हैं, ठीक उसी तरह जैसे एक नदी बाधाओं के चारों ओर बहती है। जोर प्रक्रिया और होने पर है, न कि परिणाम पर। जब उसका काम हो जाता है तो वह उसे भूल जाती है, इसीलिए वह हमेशा के लिए रहता है। परिणामों से यह अनासक्ति सच्ची शांति और स्थायी प्रभाव की ओर ले जाती है, क्योंकि काम अहंकार या इनाम की इच्छा से दूषित नहीं होता है। यह तनाव कम करने, बर्नआउट को रोकने और स्थायी रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। हर चर को नियंत्रित करने की आवश्यकता को छोड़कर और घटनाओं के प्राकृतिक अनफोल्डिंग पर भरोसा करके व्यक्ति कम प्रयास से अधिक प्राप्त कर सकता है। यह अनुकूलनशीलता और लचीलेपन को प्रोत्साहित करता है, यह पहचानते हुए कि सच्ची शक्ति कठोर प्रतिरोध के बजाय झुकने में निहित है। यह सिद्धांत काम, रिश्तों और व्यक्तिगत लक्ष्यों के प्रति हमारे दृष्टिकोण को बदल सकता है, संघर्ष की मानसिकता से ग्रेसफुल फ्लो की ओर बढ़ सकता है। निष्कर्ष, ताओ का शाश्वत आमंत्रण। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में, जहां बाहरी शोर और आंतरिक अशांति अक्सर हमें घेर लेती है, ताओ ते चिंग की शिक्षाएं हमें आंतरिक शांति, संतुलन और उद्देश्य खोजने में मदद करती हैं। यह हमें भौतिकवादी लालच, अहंकार और अनावश्यक संघर्षों से मुक्त होने का मार्ग दिखाती है। मौन, शून्यता और सहजता का अभ्यास हमें स्वयं से और ब्रह्मांड की प्राकृतिक व्यवस्था से जोड़ता है। यह हमें जीवन की द्वंद्वात्मकता को स्वीकार करने और उसमें एकता देखने की दृष्टि प्रदान करता है। ताओ ते चिंग की शिक्षाएं हमें यह समझने में मदद करती हैं कि जीवन एक समस्या नहीं है जिसे हल करना है, बल्कि एक संगीत है जिसे महसूस करना है, एक नदी है जिसमें बहना है। यह हमें बाहरी लक्ष्यों के पीछे भागने के बजाय वर्तमान क्षण में पूर्णता खोजने के लिए प्रेरित करता है। ताओ एक नदी की तरह है जो अनायास और अंतहीन बहती है। यह यात्रा कहीं नहीं जाती, लेकिन सब कुछ बदल देती है। जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना है, बल्कि संगीत है जिसे महसूस करना है। यह उपलब्धि, प्रगति और भविष्य उन्मुख सोच पर पारंपरिक सामाजिक जोर को चुनौती देता है। इसके बजाय यह वर्तमान क्षण की कट्टरपंथी स्वीकृति और स्वयं जीवन की प्रक्रिया में गहरे विसर्जन को बढ़ावा देता है। बिना मंजिल का रास्ता एक विरोधाभास है जो इस विचार की ओर इशारा करता है कि सच्ची पूर्ति यात्रा में, अस्तित्व के प्रवाह में पाई जाती है, न कि आगमन में। यह बस स्वयं होने में संतुष्ट रहने के बारे में है।
यह परिप्रेक्ष्य भविष्य के बारे में चिंता और अतीत के बारे में पछतावे को कम कर सकता है, व्यक्तियों को यहाँ और अभी में स्थापित कर सकता है। यह करने से होने की ओर बदलाव को प्रोत्साहित करता है, बाहरी परिस्थितियों की परवाह किए बिना आंतरिक शांति और संतोष की भावना को बढ़ावा देता है। यह एक ऐसी दुनिया के लिए एक शक्तिशाली संदेश है जो लगातार अगली बड़ी चीज का पीछा कर रही है, हमें याद दिलाता है कि सच्ची समृद्धि अस्तित्व की सादगी में निहित है। तो क्या आप तैयार हैं इस शाश्वत आमंत्रण को स्वीकार करने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस मौन को सुनने के लिए, उस शून्यता को गले लगाने के लिए और उस सहज प्रवाह में बहने के लिए जो ताओ है? यह यात्रा कहीं नहीं जाती, लेकिन यह सब कुछ बदल देती है। यह स्वयं से मिलने का मार्ग है। कुछ भी मत बनो, केवल हो जाओ, क्योंकि जब तुम कुछ नहीं बनते तभी तुम वह सब कुछ बन जाते हो जो तुम वास्तव में हो। ताओ ते चिंग भाग 2 वू वेई, निष्क्रिय क्रिया, जीवन को सहजता से जीने का मार्ग। परिचय, सहज क्रिया की कोमल शक्ति, जल की शक्ति का विरोधाभास और वू वेई का सार। ताओ ते चिंग के गहन दर्शन में प्रवेश करते हुए लाओ त्जू हमें जीवन के एक मूलभूत विरोधाभास पर विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं, जल की कोमलता और उसकी अदम्य शक्ति। यह एक ऐसा तत्व है जो अपनी प्रकृति में अत्यंत कोमल है, फिर भी समय के साथ कठोरतम पत्थरों को भी काट देता है, न किसी युद्ध से, न किसी हिंसा से, बल्कि केवल अपने सहज प्रवाह से। यह अवलोकन वू वेई के सार को समझने की कुंजी है, जिसे ताओ का अद्भुत रहस्य माना जाता है। यह विरोधाभास, जहां कोमलता शक्ति बन जाती है और निष्क्रियता कार्य का स्रोत, ताओवादी शिक्षाओं में एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक उपकरण के रूप में कार्य करता है। यह पारंपरिक सोच को चुनौती देता है, जो शक्ति को आक्रामकता और नियंत्रण से जोड़ती है, जिससे श्रोताओं को वास्तविकता और प्रभावशीलता के बारे में अपनी धारणाओं पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया जाता है। वू वेई का परिचय, एक केंद्रीय ताओवादी सिद्धांत। वू वेई, जिसका शाब्दिक अर्थ बिना प्रयास के कार्य या कुछ न करना है, ताओ ते चिंग का एक केंद्रीय सिद्धांत है। हालांकि इस अवधारणा को अक्सर निष्क्रियता या आलस्य के रूप में गलत समझा जाता है। ताओवादी दर्शन में वू वेई का अर्थ निष्क्रियता नहीं है, बल्कि प्रयास रहित क्रिया या सहज क्रिया है। यह प्रकृति के प्रवाह के विपरीत न जाने की स्थिति को संदर्भित करता है, जहां कार्य अनायास, स्वाभाविक रूप से और आंतरिक संघर्ष के बिना प्रकट होते हैं। यह जानबूझकर हेरफेर या अहंकार प्रेरित इच्छाओं से प्रेरित कार्यों के विपरीत है। वू वेई का मूल प्रयास न करना, कृत्रिमता न करना, जबरदस्ती न करना है, जिसका अर्थ है कि हमारी क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए सचेत उद्देश्य का त्याग करना। यह एक ऐसी स्थिति है जहां व्यक्ति ब्रह्मांड के ताओ या अंतर्निहित प्राकृतिक व्यवस्था के साथ पूर्ण सामंजस्य स्थापित करता है। इस प्राथमिक गलत धारणा को दूर करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वू वेई की गहरी, अधिक सूक्ष्म समझ के लिए मार्ग प्रशस्त करता है, इसे जीवन में संलग्न होने के एक गतिशील और शक्तिशाली तरीके के रूप में स्थापित करता है। अन्वेषण के लिए मंच तैयार करना। यह रिपोर्ट वू वेई के गहन निहितार्थों की पड़ताल करेगी। यह बताएगी कि यह व्यक्तिगत जीवन को कैसे निर्देशित करता है, प्रभावी नेतृत्व को कैसे सूचित करता है और आधुनिक दुनिया की चुनौतियों के लिए एक कालातीत समाधान कैसे प्रदान करता है। अंततः यह आंतरिक शांति और सच्ची प्रभावशीलता के मार्ग को प्रकाशित करेगा। ताओवादी ज्ञान अक्सर विरोधाभासों के माध्यम से संचालित होता है, जो श्रोताओं को अवधारणाओं की सही समझ से परे जाने और चीजों के गतिशील अंतर्संबंध को गले लगाने के लिए प्रोत्साहित करता है। वू वेई, निष्क्रियता से परे सहज प्रवाह की कला। सहज क्रिया को परिभाषित करना, एक गहन विश्लेषण। वू वेई का अर्थ बिना प्रयास के कार्य है, जो शारीरिक निष्क्रियता से कहीं अधिक गहरा है। यह ताओ ब्रह्मांड की अंतर्निहित प्राकृतिक व्यवस्था के साथ संरेखण में कार्य करने के बारे में है। बिना प्रयास का अर्थ प्रकृति के सहज प्रवाह के विपरीत न जाना है। इसका तात्पर्य ऐसे कार्यों से है जो अनायास, स्वाभाविक रूप से और आंतरिक संघर्ष के बिना प्रकट होते हैं। यह बल, जानबूझकर हेरफेर या अहंकार प्रेरित इच्छाओं से प्रेरित कार्यों के विपरीत है। वू वेई अपने सार में प्रयास न करने, कृत्रिमता न करने,
जबरदस्ती न करने को समाहित करता है। इसका अर्थ है कि हमारी क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए सचेत उद्देश्य का त्याग करना, जिससे कार्य वैसे ही प्रकट हो जैसे दिल की धड़कन स्वाभाविक रूप से होती है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि वो वे का अर्थ उद्देश्यहीनता नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य ताओ के साथ संरेखण से स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है, जो अक्सर अवचेतन ज्ञान द्वारा सुगम होता है। जब सचेत मन जानबूझकर शून्य प्रयास करता है, तो अवचेतन मन आगे बढ़ता है और सब कुछ करता है। यह असीखने और नियंत्रित करने की कोशिश न करने के विचार से भी जुड़ा है। यह वो वे को भाग्य के प्रति निष्क्रिय समर्पण के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी स्थिति के सक्रिय पोषण के रूप में प्रस्तुत करता है, जहां किसी की क्रियाएं एक गहन, एकीकृत बुद्धिमत्ता द्वारा निर्देशित होती हैं, जो मात्र सचेत योजना से परे हैं। यह एक आंतरिक ज्ञान पर भरोसा करने के बारे में है, जो सार्वभौमिक प्रवाह के साथ संरेखित है। फ्लो स्टेट का सादृश्य एक आधुनिक समानांतर। इस प्राचीन अवधारणा को मूर्त बनाने के लिए वो वे की तुलना आधुनिक मनोवैज्ञानिक अवधारणा फ्लो स्टेट से की जा सकती है, जिसे अक्सर जोन में होना कहा जाता है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां एथलीट, कलाकार या यहां तक कि सामान्य व्यक्ति भी किसी गतिविधि में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि वे महसूस करते हैं कि वे जो कर रहे हैं उसके साथ एक हो गए हैं, गहन एकाग्रता और प्रवाह की स्थिति में हैं। इस स्थिति में क्रियाएं सहज, अनायास और अत्यधिक प्रभावी महसूस होती हैं, मानो गतिविधि स्वयं ही हो रही हो। फ्लो स्टेट में दर्द, चिंता और भय दूर होते प्रतीत होते हैं, जिससे रचनात्मक कार्य सहज हो जाता है। वो वेई और फ्लो स्टेट के बीच यह सीधा संबंध आधुनिक दर्शकों के लिए एक महत्वपूर्ण सेतु का काम करता है। फ्लो स्टेट एक व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त और अक्सर वांछित मनोवैज्ञानिक घटना है। वो वेई को इस अनुभवात्मक वास्तविकता से जोड़कर रिपोर्ट इसे एक अमूर्त दार्शनिक अवधारणा से एक मूर्त अनुभवात्मक रूप से सत्यापन योग्य स्थिति तक उठाती है। यह प्राचीन ज्ञान को अविश्वसनीय रूप से प्रासंगिक और कार्रवाई योग्य बनाता है। यह दर्शाता है कि ताओवादी सिद्धांत इष्टतम प्रदर्शन और कल्याण के सार्वभौमिक मानवीय अनुभवों का वर्णन करते हैं। यह संबंध वू वेई की पहुंच और अपील को बढ़ाता है, इसे केवल एक ऐतिहासिक दर्शन के रूप में नहीं, बल्कि समकालीन जीवन में चरम प्रदर्शन और गहरी संतुष्टि प्राप्त करने के लिए एक व्यावहारिक रूपरेखा के रूप में स्थापित करता है। जल का गहन ज्ञान वू वेई के लिए एक ताओवादी रूपक। जल परम ताओवादी शिक्षक के रूप में। ताओ ते चिंग लगातार जल को ताओ और वू वेई के सिद्धांतों के सर्वोच्च प्रतीक के रूप में इंगित करता है। जल अपनी अंतर्निहित कोमलता के बावजूद किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करता, फिर भी सबको जीत लेता है। यह स्वाभाविक रूप से नीचे की ओर बहता है, विनम्रता को अपनाता है, फिर भी समय के साथ इसकी कोमल दृढ़ता कठोरतम पहाड़ों को भी काट सकती है। लाओ त्जू ने प्रसिद्ध रूप से कहा है, जल कुछ नहीं करता, परंतु सब कुछ कर देता है। यह विरोधाभास गैरबलपूर्वक कार्रवाई के माध्यम से जल की गहन प्रभावशीलता को रेखांकित करता है। जल का रूपक मात्र कोमलता से परे है, यह गैर प्रतिरोध के माध्यम से प्राप्त कार्रवाई के एक अत्यधिक प्रभावी तरीके को दर्शाता है। जल बाधाओं का सीधे सामना नहीं करता है, यह अनुकूलन करता है, उनके चारों ओर, ऊपर या उनके माध्यम से बहता है, अंततः उन्हें पार कर लेता है। यह सीधे मानवीय रणनीतिक दृष्टिकोणों पर लागू होता है, विशेष रूप से समस्या समाधान, कूटनीति और नेतृत्व में, जहां बुद्धिमान रणनीतिक निष्क्रियता आक्रामक टकराव से कहीं अधिक प्रभावी हो सकती है। यह निष्क्रिय समर्पण नहीं है, बल्कि वास्तविकता के साथ एक बुद्धिमान अनुकूली जुड़ाव है। यह अंतर्दृष्टि वू वेई को कमजोरी के संकेत के रूप में नहीं, बल्कि जटिल स्थितियों को नेविगेट करने, न्यूनतम घर्षण के साथ लक्ष्यों को प्राप्त करने और प्रचलित धाराओं के साथ काम करके ऊर्जा बचाने के लिए एक परिष्कृत रणनीति के रूप में पुनर्स्थापित करती है, न कि उनके खिलाफ। मानवीय आचरण के लिए जल से सबक। जल हमें सिखाता है कि कोमलता, धैर्य और लचीलापन कठोरता से कहीं अधिक प्रभावी होते हैं। मनुष्य अक्सर गलती से शक्ति को आक्रामकता से जोड़ते हैं, लेकिन ताओवाद के अनुसार सच्ची शक्ति अनुकूलनशीलता, सहनशीलता और विनम्रता में निहित है। जिस तरह जल अपने पात्र के आकार या अपने प्रवाह के मार्ग के अनुसार समायोजित होता है,
उसी तरह हमें भी स्थितियों की वास्तविक मांगों का जवाब देना सीखना चाहिए। अहंकार प्रेरित योजनाओं को छोड़ देना चाहिए जो हमें अनुत्पादक संघर्षों में धकेल सकती हैं। जल का रूपक असाधारण रूप से शक्तिशाली है क्योंकि यह एक साथ कई ताओवादी सिद्धांतों को समाहित करता है। विनम्रता, सबसे निचले स्थानों पर बहना, अनुकूलनशीलता, कोई भी आकार लेना, दृढ़ता, पत्थर का कटाव, गैर विवाद, प्रतिस्पर्धा न करना, और परोपकारिता, बिना श्रेय मांगे सभी को पोषण देना। यह संपूर्ण ताओवादी दर्शन का एक सूक्ष्म जगत के रूप में कार्य करता है। यह दर्शाता है कि ये सिद्धांत कैसे परस्पर जुड़े हुए हैं और गहन प्रभावशीलता की ओर ले जाते हैं। रिपोर्ट वू वेई के विभिन्न पहलुओं की चर्चा के दौरान जल को एक आवर्ती, एकीकृत विषय के रूप में उपयोग कर सकती है, जो ताओवादी विचार में निहित अंतर्संबंध और व्यावहारिक ज्ञान को लगातार पुष्ट करती है। संघर्ष से मुक्ति, वू वेई के माध्यम से आंतरिक शांति का पोषण। संघर्ष और थकावट के चक्र को समाप्त करना। हमारे जीवन में जब हम लगातार हर परिस्थिति से लड़ने लगते हैं तो यह अनिवार्य रूप से थकावट, तनाव और हताशा की ओर ले जाता है। यूजर क्वेरी। वू वेई एक गहरा विकल्प प्रदान करता है, दुनिया के साथ संघर्ष करना बंद करके और इसके प्राकृतिक ताल के साथ बहकर जीवन सरल और अधिक सामंजस्यपूर्ण हो जाता है। यूजर क्वेरी। वू वेई को अपनाने से शांति और आंतरिक शांति की भावना को बढ़ावा मिलता है, जिससे तनाव और चिंता कम होती है। यह कठोरता और चिंता को भी कम करता है। तनाव, चिंता और हताशा में लगातार कमी वू वेई का अभ्यास करने के महत्वपूर्ण मनोसामयिक लाभों को इंगित करती है। यह केवल एक दार्शनिक अवधारणा नहीं है, यह मानसिक और भावनात्मक कल्याण में मूर्त सुधार प्रदान करता है। आत्मचेतना का नुकसान और स्वयं और उसके पर्यावरण के बीच एक नई एकता अहंकार प्रेरित नियंत्रण को त्यागने और प्राकृतिक प्रवाह को गले लगाने के प्रत्यक्ष मनोवैज्ञानिक परिणाम हैं। यह वू वेई को आधुनिक तनाव प्रबंधन, भावनात्मक विनियमन और मानसिक लचीलेपन को बढ़ावा देने के लिए एक शक्तिशाली प्राचीन अभ्यास के रूप में प्रभावी ढंग से स्थापित कर सकता है, जिससे यह कल्याण के लिए व्यावहारिक उपकरणों की तलाश करने वाले समकालीन दर्शकों के लिए अत्यधिक आकर्षक बन जाता है। बोझ रहित प्रयास, कुशल तैराक और भावनात्मक स्वीकृति। एक अनुभवी तैराक के सादृश्य पर विचार करें जो नदी में है। वे धारा से नहीं लड़ते बल्कि ऊर्जा बचाने और आगे बढ़ने के लिए उसकी दिशा का कुशलता से उपयोग करते हैं। यूजर क्वेरी। इसी तरह वो वेई हमें प्रयास करना सिखाता है, फिर भी प्रयास के बोझ के बिना, प्रयास करते हुए भी मन में प्रयास का भार न होना। यह हमारे आंतरिक संसार तक भी फैला हुआ है। वू वेई हमें अपनी भावनाओं को वैसे ही स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करता है जैसे वे उत्पन्न होती हैं। उन्हें स्वाभाविक रूप से आने और जाने की अनुमति देता है, बजाय उनका विरोध करने या उनसे चिपके रहने के। यदि आप दुखी हैं तो दुखी रहें, यदि खुश हैं तो खुश रहें। यह स्वीकृति प्रकृति को हमारे भीतर वह करने की अनुमति देती है जो उसे करने की आवश्यकता है। वू वेई का आंतरिक भावनात्मक अवस्थाओं पर अनुप्रयोग भावनात्मक बुद्धिमत्ता की एक परिष्कृत समझ को प्रकट करता है। यह भावनाओं को दबाने या नियंत्रित करने के बारे में नहीं है, बल्कि उनके प्राकृतिक प्रवाह और अनित्यता को स्वीकार करने के बारे में है। आंतरिक अनुभव के प्रति यह गैर प्रतिरोध द्वितीयक पीड़ा, जैसे पीड़ा के बारे में पीड़ा, को रोकता है और भावनात्मक लचीलेपन को बढ़ावा देता है, जिससे व्यक्तियों को अपने आंतरिक परिदृश्य को अधिक आसानी और शांति के साथ नेविगेट करने की अनुमति मिलती है। यह खंड भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए वू वेई को एक गहन अभ्यास के रूप में उजागर कर सकता है, जो अत्यधिक भावनात्मक दमन या भावनाओं के साथ भारी पहचान की आधुनिक प्रवृत्तियों के लिए एक प्रतीक्षा प्रदान करता है। नेतृत्व और समाज में वू वेई ऋषिनेता का मार्ग। न्यूनतम हस्तक्षेप, अधिकतम प्रभाव, शासन के लिए ताओवादी दृष्टिकोण। लाओ त्सु दृढ़ता से कहते हैं कि वू वेई के सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन से परे शासन, नेतृत्व और समाज के क्षेत्रों तक फैले हुए हैं। आदर्श नेता या ऋषिनेता वह है जो कम से कम हस्तक्षेप करता है। यह जिम्मेदारी का त्याग करने का आह्वान नहीं है, बल्कि नेतृत्व का एक सूक्ष्म, सक्षम रूप है। ऐसा नेता लोगों को उनके अंतर्निहित स्वभाव के अनुसार जीने और फलने फूलने की अनुमति देता है,
केवल तभी मार्गदर्शन प्रदान करता है जब बिल्कुल आवश्यक हो और इस तरह से जो स्वाभाविक और अनैच्छिक लगे। वू वेई का राजनीतिक दर्शन गैरहस्तक्षेप या गैरहस्तक्षेप शासन पर प्रकाश डालता है। यह दूसरों को कार्य करने देने और फिर मामलों के विकसित होने की दिशा का अवलोकन करते हुए स्वयं को हल्के ढंग से समायोजित करने के बारे में है। ऋषिनेता का वू वेई में दृष्टिकोण नियंत्रणकारी सत्तावादी नेतृत्व मॉडल से खेती और सशक्तिकरण के मॉडल में एक मौलिक बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। नियमों को थोपने और सूक्ष्म प्रबंधन के बजाय वू वेई नेता लोगों की अंतर्निहित भलाई और क्षमताओं पर भरोसा करता है। यह एक ऐसा वातावरण बनाता है जहां व्यक्ति और समाज स्वाभाविक रूप से आत्मसंगठित और विकसित हो सकते हैं, जिससे अधिक लचीले और आंतरिक रूप से प्रेरित समुदाय बनते हैं। यह पारंपरिक पदानुक्रमित संरचनाओं से एक गहरा प्रस्थान है। यह खंड आधुनिक संगठनों और समाजों के लिए एक शक्तिशाली वैकल्पिक नेतृत्व प्रतिमान प्रदान करता है, जो वितरित जिम्मेदारी, विश्वास और जैविक विकास को बढ़ावा देता है, जिससे कठोर ऊपर से नीचे के नियंत्रण की तुलना में अधिक नवीन और टिकाऊ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। जल के समान नेता बिना अहंकार के पोषण। जिस तरह जल सबको सींचता है बिना यह पूछे कि कौन योग्य है और कौन नहीं, उसी तरह वू वेई नेता बिना दिखावे और अहंकार के सामूहिक कल्याण के लिए कार्य करता है। उनके कार्य निस्वार्थ होते हैं, जो व्यक्तिगत लाभ या मान्यता की इच्छा से प्रेरित नहीं होते हैं। शायद इस शैली के नेतृत्व का सबसे शक्तिशाली प्रमाण लाओ त्जू का अवलोकन है। जब श्रेष्ठ नेता का कार्य पूरा होता है, लोग कहते हैं, यह हमने स्वयं किया। यह नेता की विनम्रता और दूसरों को उनकी सामूहिक उपलब्धियों पर स्वामित्व महसूस कराने की उनकी क्षमता को उजागर करता है। लोग कहते हैं, यह हमने स्वयं किया का उद्धरण सामूहिक एजेंसी और आंतरिक प्रेरणा को बढ़ावा देने में एक गहरा अंतर्दृष्टि है। एक वू वेई नेता केवल सक्षम नहीं करता है, वे एक ऐसा वातावरण विकसित करते हैं जहां व्यक्ति आंतरिक रूप से प्रेरित और सक्षम महसूस करते हैं, जिससे साझा स्वामित्व और उपलब्धि की भावना पैदा होती है। यह केवल प्रबंधन से परे है, यह एक आत्मनिर्भर, सशक्त समुदाय बनाने के बारे में है। यह किसी भी समूह सेटिंग में वास्तविक जुड़ाव और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक शक्तिशाली मॉडल प्रदान करता है, छोटी टीमों से लेकर बड़े समुदायों तक, बाहरी नियंत्रण और इनाम से आंतरिक प्रेरणा और साझा उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करके। शून्यता और लचीलेपन को अपनाना वू वेई का आंतरिक परिदृश्य। शून्यता वू की शक्ति क्षमता के रूप में शून्य। लाओ त्जू शून्यता की गहन अवधारणा का परिचय देते हैं। वे एक साधारण सादृश्य के माध्यम से इसकी उपयोगिता समझाते हैं। खाली स्थान ही पात्र को उपयोगी बनाता है। यूजर अंडरस्कोर क्वेरी। इसका अर्थ है कि एक कप की उपयोगिता उसकी सामग्री में नहीं, बल्कि उसकी शून्यता में निहित है। ताओवाद में शून्यता वो रूप की मात्र अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि सभी सृजन का एक असीम स्रोत और एक अथाह अंतर्संबंध है। इस शून्य को गले लगाना और चीजों को स्वाभाविक रूप से प्रकट होने देना वू वेई का अभ्यास करने से गहराई से जुड़ा हुआ है, जिससे प्राकृतिक दुनिया के साथ सामंजस्य की स्थिति प्राप्त होती है, जो कृत्रिम बाधाओं और इच्छाओं से मुक्त होती है। यह निश्चित विचारों और इच्छाओं से अलगाव पैदा करने के बारे में है, जिससे आंतरिक शांति और संतोष प्राप्त होता है। ताओवादी शून्यता वो की अवधारणा को अक्सर शून्यवाद के रूप में गलत समझा जाता है। हालांकि यह एक गतिशील, रचनात्मक शून्य है, वह स्थान जहां से सभी घटनाएं उत्पन्न होती हैं। यह वू वेई का सीधे समर्थन करता है कि न करना या छोड़ देना शक्तिशाली क्यों है। यह आंतरिक खाली स्थितियों, अहंकार की अनुपस्थिति, निश्चित इच्छाएं, कठोर योजनाएं का निर्माण करने के बारे में है, जो ताओ की अंतर्निहित क्षमता के सहज प्रकटीकरण की अनुमति देती हैं। यह सभी चीजों के अंतर्संबंध को भी रेखांकित करता है, क्योंकि वे इस साझा शून्य से उत्पन्न होती हैं और उसमें लौटती हैं। यह अंतर्दृष्टि वू वेई के व्यावहारिक अनुप्रयोग के लिए एक गहरा दार्शनिक आधार प्रदान करती है। यह सुझाव देती है कि सच्ची प्रभावशीलता हर पल को प्रयास से भरने से नहीं आती है, बल्कि एक आंतरिक विशालता पैदा करने से आती है, जो प्राकृतिक प्रकटीकरण और गहरे संबंध की अनुमति देती है।
लचीलापन और नियंत्रण छोड़ना, अनुकूलनशीलता की एंटी फ्रेजिलिटी। मनुष्य अक्सर बाहरी रूपों और कठोर नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन वो वे हमें आंतरिक शांति और खुलेपन को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यूजर _ क्वेरी। धनुष की डोरी का सादृश्य उपयुक्त है। धनुष की डोरी हमेशा तनी नहीं रहती। इसी तरह अत्यधिक तनाव, अत्यधिक नियंत्रण, यह सब टूटन लाते हैं। सच्ची दीर्घकालिक स्थिरता और लचीलापन लचीलेपन और आराम करने और अनुकूलन करने की क्षमता से आता है। इसका अर्थ है एक लचीली मानसिकता को अपनाना, अप्रत्याशित अवसरों के लिए खुला रहना और घटनाओं को स्वाभाविक रूप से प्रकट होने देना, केवल तभी हस्तक्षेप करना जब वास्तव में आवश्यक हो। वो वेई कठोरता और चिंता को कम करने में मदद करता है, प्राकृतिक प्रक्रियाओं के समान सहज व्यवहार को प्रोत्साहित करता है और उन आदर्शों को छोड़ देता है जिन्हें हम स्थितियों पर थोपने की कोशिश करते हैं। कठोरता और नियंत्रण के खतरों पर बार बार जोर देना जो टूटन की ओर ले जाते हैं, और दीर्घकालिक स्थिरता के लिए लचीलेपन के लाभ एंटी फ्रेजिलिटी के समान एक अवधारणा की ओर इशारा करते हैं। कठोर प्रणालियां अप्रत्याशित झटकों के प्रति संवेदनशील होती हैं, जबकि लचीली प्रणालियां अनुकूलन कर सकती हैं, अवशोषित कर सकती हैं और यहां तक कि व्यवधान से लाभ भी उठा सकती हैं। यह सिद्धांत न केवल व्यक्तियों पर बल्कि संगठनों और समाजों पर भी लागू होता है। यह सुझाव देता है कि एक अप्रत्याशित दुनिया को नेविगेट करने के लिए अनुकूलनशीलता महत्वपूर्ण है। यह रिपोर्ट तर्क दे सकती है कि वो वे लचीले व्यक्तियों और प्रणालियों के निर्माण के लिए एक खाका प्रदान करता है जो अनिश्चितता और परिवर्तन के बीच न केवल टिक सकते हैं बल्कि पनप भी सकते हैं, बजाय इसके कि वे इससे अभिभूत हों। आज के जीवन में वो वेई अत्यधिक प्रयास के लिए एक कालातीत एंटीडोट। आधुनिक जुनून का प्रतिकार, स्थिरता और धैर्य का मूल्य। हमारे समकालीन विश्व में जहां गति, उपलब्धि और प्रतिस्पर्धा के लिए एक निरंतर ड्राइव है, वो वेई एक कट्टरपंथी प्रतीक्षा प्रदान करता है, हमें रुकना और ठहरना सिखाता है। यह एक महत्वपूर्ण अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि कभी कभी कुछ न करना ही सबसे बड़ा कार्य होता है। यह इस व्यापक आधुनिक विश्वास को चुनौती देता है कि निरंतर गतिविधि और प्रयास ही सफलता और पूर्ति के एकमात्र मार्ग हैं। आधुनिक दुनिया में सचेत विचार की शक्ति और आत्मनियंत्रण के लाभों पर अत्यधिक ध्यान वो वेई के व्यापक महत्व को नजरअंदाज करने का कारण बनता है। वो वेई कठोरता और विचारों के प्रति अडिग पालन को संबोधित करता है। वो वेई और गति, उपलब्धि और प्रतिस्पर्धा पर आधुनिक जोर के बीच स्पष्ट अंतर वो वेई को स्थिरता के दर्शन के रूप में स्थापित करता है, न केवल पर्यावरणीय रूप से बल्कि व्यक्तिगत कल्याण और दीर्घकालिक सामाजिक स्वास्थ्य के लिए भी। जैसा कि उद्धरणों में उजागर किया गया है, निरंतर प्रयास बर्नआउट, तनाव और नाजुकता की ओर ले जाता है। वो वेई उत्पादकता और जीवन के लिए एक वैकल्पिक मॉडल प्रदान करता है जो व्यक्तिगत ऊर्जा का कम शोषण करता है और अधिक पुनर्योजी होता है, प्राकृतिक ताल के साथ काम करके उनके खिलाफ नहीं। यह खंड वो वेई को एक अति उत्पादक, अक्सर अस्थिर, आधुनिक दुनिया में एक महत्वपूर्ण कालातीत ज्ञान के रूप में प्रस्तुत कर सकता है जो वास्तविक कल्याण, कम तनाव और अधिक प्रभावी, स्थायी परिणामों के लिए एक मार्ग प्रदान करता है। यह सुझाव देता है कि सच्ची प्रगति धीमा होने और संरेखित होने में निहित हो सकती है। दैनिक जीवन में व्यावहारिक अनुप्रयोग, सहज क्रिया का एकीकरण। आधुनिक जीवन में वो वेई को एकीकृत करने के लिए सचेत अभ्यास की आवश्यकता होती है। इसमें धैर्य विकसित करना, स्थितियों को प्रकट होने के लिए आवश्यक समय देना और परिणामों को मजबूर करने से बचना शामिल है। व्यावहारिक कदमों में शामिल हैं माइंडफुलनेस का पोषण, काम पर या अवकाश के दौरान हर पल में पूरी तरह से उपस्थित रहना, लचीलेपन को अपनाना, अप्रत्याशित अवसरों और परिवर्तनों के लिए एक खुला मानसिकता अपनाना, प्राकृतिक प्रवाह के साथ अधिक संरेखण की अनुमति देना, आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता देना, महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और गैर आवश्यक कार्यों को अत्यधिक हस्तक्षेप के बिना प्रकट होने देना, स्थिरता का अभ्यास करना, स्पष्टता उत्पन्न करने और प्राकृतिक घटनाओं के प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए मौन के क्षणों की अनुमति देना, अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना, आंतरिक ज्ञान को सहजता से कार्यों का मार्गदर्शन करने देना,
संतुलन खोजना, जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन खोजना, अत्यधिकता से बचना। इसका अर्थ सूक्ष्म प्रबंधन की इच्छा को छोड़ना और घटनाओं को स्वाभाविक रूप से प्रकट होने देना है, केवल तभी हस्तक्षेप करना जब वास्तव में आवश्यक हो। यह अपने रास्ते से हटने और प्रकृति के लयबद्ध प्रवाह में ट्यून करने के बारे में है। निष्कर्ष, लाओ त्जू के शब्द केवल दर्शन नहीं हैं, बल्कि जीवन की एक कला हैं। वू वेई हमें सिखाता है कि सच्ची सफलता और आंतरिक शांति तभी आती है जब हम जीवन के साथ लड़ना छोड़ देते हैं और उसके साथ बहना सीखते हैं। जिस तरह जल अपने मार्ग में आने वाली हर बाधा को अंततः पार कर लेता है, उसी तरह जो व्यक्ति वू वेई को अपनाता है वह भी जीवन के हर उतार चढ़ाव को सहजता से पार कर लेता है। यह रिपोर्ट वू वेई के बहुआयामी स्वरूप को उजागर करती है, जो इसे निष्क्रियता के बजाय सहज, प्रयास रहित क्रिया के रूप में परिभाषित करती है। जल के रूपक के माध्यम से यह कोमलता, अनुकूलनशीलता और दृढ़ता की शक्ति को दर्शाता है। वू वेई संघर्ष से मुक्ति, आंतरिक शांति की खेती और भावनात्मक लचीलेपन को बढ़ावा देता है। नेतृत्व में यह न्यूनतम हस्तक्षेप और सामूहिक सशक्तिकरण के एक परिवर्तनकारी प्रतिमान को प्रस्तुत करता है। शून्यता और लचीलेपन को गले लगाकर वो वे व्यक्तियों को आंतरिक विशालता और एंटी फ्रेजिलिटी विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे वे अनिश्चितता में पनप सकें। अंततः यह प्रकृति के साथ एक। भाग 3 ताओ ते चिंग के आत्म प्रबोधन एवं संयम के सिद्धांत। अध्याय 34 से 49। ताओ ते चिंग एक प्राचीन चीनी ग्रंथ सदियों से मानव चेतना को दिशा देता रहा है। यह मात्र एक दार्शनिक पाठ नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और सामंजस्यपूर्ण अस्तित्व के लिए एक जीवंत दर्शन है। अध्याय 34 से 49 तक का यह भाग विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बाहरी दुनिया की समझ से हटकर आंतरिक परिवर्तन पर केंद्रित है। यह वह खंड है जहां आत्मज्ञान की ज्योति प्रज्वलित होती है और जहां संयम, विनम्रता और संतोष से भरा जीवन सर्वोच्च माना गया है। ताओ के आंतरिक मार्ग का अनावरण। ताओ ते चिंग की शाश्वत प्रासंगिकता आधुनिक चुनौतियों से निपटने के लिए गहन मार्गदर्शन प्रदान करती है। यह हमें सिखाता है कि वास्तविक ज्ञान केवल बाहरी अनुभवों से नहीं, बल्कि भीतर के प्रकाश से जन्म लेता है। यह एक मौलिक बदलाव है जो बाहरी ज्ञान के संग्रह से हटकर आंतरिक ज्ञान और आत्मनियंत्रण की ओर ले जाता है। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर उतरता है तो बाहरी दुनिया की हलचल धीमी पड़ जाती है, चीख पुकार, मुकाबले, तुलना सब प्रतिध्वनिहीन हो जाते हैं। यह स्थिति बाहरी दुनिया के शोर से प्रभावित हुए बिना आंतरिक शांति की ओर ले जाती है, क्योंकि बाहरी उथल पुथल की हमारी धारणा अक्सर हमारी आंतरिक स्थिति और ध्यान पर निर्भर करती है। लाओ त्से का यह कथन कि जो दूसरों को जानता है वह ज्ञानी है, जो स्वयं को जानता है वह प्रबुद्ध है, इस आंतरिक यात्रा का आधार बनता है। यह बताता है कि बुद्धिमत्ता केवल बौद्धिक विमर्श नहीं है, बल्कि स्वयं की एक संतुलित अवस्था है, जहां मन, हृदय और आत्मा सामंजस्यपूर्ण हो उठते हैं। बाहरी दुनिया की जानकारी इकट्ठा करना हमें जिज्ञासु बनाए रख सकता है, लेकिन जब यह जानकारी आत्मा में समाहित हो जाती है तो वह सच्चा आत्मज्ञान बन जाती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें बाहरी दुनिया पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने से हटाकर अपनी शुद्ध चेतना की ओर ले जाती है। आत्म प्रबोधन, आंतरिक ज्ञान की चमक। आत्म प्रबोधन की अवधारणा ताओ ते चिंग में गहनता से निहित है, जो इसे केवल बौद्धिक उपलब्धि से कहीं अधिक मानती है। यह स्वयं को जानने की सच्ची बुद्धिमत्ता है, जो दूसरों को जानने की बुद्धिमत्ता से कहीं अधिक गहरी है। यह आत्मज्ञान एक ऐसी अवस्था है जहां मन, हृदय और आत्मा एक सामंजस्यपूर्ण संगीत में विलीन हो जाते हैं। यह स्वयं को उन भ्रामक पहचानों से मुक्त करने के बारे में है जो हम अपने शरीर, क्षणभंगुर विचारों और भावनाओं के साथ बनाते हैं, ताकि हम अपने सच्चे, प्रामाणिक स्वरूप को समझ सकें। ताओवाद में आत्म प्रबोधन की अंतिम अवस्था ताओ के साथ एक होना है। ताओ ब्रह्मांड की मौलिक प्रकृति है जो हमारी वास्तविकता में प्रकट होती है। स्वयं को जानना इस सार्वभौमिक पैटर्न को जानना है और इस प्रकार स्वयं को प्रकृति का एक अभिन्न अंग मानना है।
अध्याय 35 में ताओ को एक अक्षय स्रोत के रूप में वर्णित किया गया है, जो इंद्रियों के लिए सूक्ष्म और अगोचर है, स्वाधीन, अदृश्य, अश्रव्य। फिर भी यह महान छवि या महान प्रतीक है जो शांति लाता है और सभी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह दर्शाता है कि सच्चा ज्ञान संवेदी धारणा या केवल बौद्धिक समझ से परे है। यह अंतर्निहित वास्तविकता का एक सीधा, सहज अनुभव है जो मौजूद होने और न होने से परे है। जब आत्मज्ञान का थोड़ा सा भी रत्न मौजूद होता है तो यह व्यक्ति को स्वयं के गहरे रहस्य तक पहुंचाता है और अहंकार से परे ले जाता है। यह प्रक्रिया अहंकार के विघटन को सीधे ताओ की प्रकृति से जोड़ती है। आत्म प्रबोधन में अस्तित्व की विरोधाभासी प्रकृति को समझना भी शामिल है। अध्याय 40 कहता है कि वापसी ताओ की गति है। समर्पण ताओ का मार्ग है और सभी चीजें अस्तित्व से पैदा होती हैं और अस्तित्व गैरअस्तित्व से पैदा होता है। इसी तरह अध्याय 41 बताता है कि प्रकाश का मार्ग अंधकारमय प्रतीत होता है और सच्ची शक्ति कमजोर प्रतीत होती है। यह विरोधाभासी समझ व्यक्ति को कठोर श्वेतश्याम सोच से परे जाने और जीवन की जटिलता की सराहना करने में सक्षम बनाती है। यह महसूस करना है कि अस्तित्व और गैरअस्तित्व एक दूसरे को बनाते हैं और स्पष्ट विरोधाभास केवल एक ही वास्तविकता के दो चरण हैं। यह समझ व्यक्ति को चीजों को वैसे ही स्वीकार करने की ओर ले जाती है जैसे वे हैं, जिससे निष्पक्षता और अंतःताओं के साथ एकता प्राप्त होती है। इस प्रकार सच्चा ज्ञान केवल जानकारी नहीं बल्कि एक गहरी स्थिति है जो सहज क्रिया और आंतरिक पूर्णता की ओर ले जाती है, जहां बाहरी उपलब्धियों की आवश्यकता नहीं रह जाती है। आत्मसंयम सहज प्रवाह की कला, वू वेई। ताओवाद में आत्मसंयम का अर्थ कठोर नियंत्रण या तपस्या से इनकार नहीं है, बल्कि अस्तित्व की प्राकृतिक लय के साथ सामंजस्य स्थापित करना है, जिसे अक्सर वू वेई या गैरकार्य के रूप में जाना जाता है। यह जाने देने और जीवन को होने देने के बारे में है। अध्याय 36 आत्मसंयम के लिए एक विरोधाभासी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जिसे सूक्ष्म विवेक कहा जाता है। यदि आप किसी चीज को सिकोड़ना चाहते हैं तो आपको पहले उसे फैलाना होगा। यदि आप किसी चीज को कमजोर करना चाहते हैं तो आपको पहले उसे मजबूत करना होगा। यदि आप किसी चीज को एक तरफ रखना चाहते हैं तो आपको पहले उसे स्थापित करना होगा। यदि आप किसी चीज से लेना चाहते हैं तो आपको पहले उसे देना होगा। यह वास्तविकता की चक्रीय प्रकृति को स्वीकार करता है, जहां विपरीत प्रतीत होने वाली शक्तियां एक ही पूर्ण के परस्पर जुड़े हुए चरण हैं। यह दृष्टिकोण दर्शाता है कि आंतरिक अशांति अक्सर एक चरम को गले लगाने और उसके विपरीत को अस्वीकार करने से उत्पन्न होती है। यह महसूस करना कि ये विपरीत केवल एक ही वास्तविकता के दो चरण हैं, जीवन को सरल बनाता है और समझ को गहरा करता है, जिससे क्षमा करना बहुत आसान हो जाता है। यह आत्मसंयम दमन के बारे में नहीं है, बल्कि प्राकृतिक प्रवाह की गहरी समझ और उनके अनुसार कार्य करने की बुद्धिमत्ता के बारे में है, जिससे एक अधिक सामंजस्यपूर्ण और प्रभावी अस्तित्व प्राप्त होता है। वू वेई का सिद्धांत जीवन के सभी पहलुओं तक फैला हुआ है। गुरु कुछ भी किए बिना कार्य करते हैं और एक शब्द भी कहे बिना सिखाते हैं। इसका मतलब निष्क्रियता नहीं है, बल्कि ऐसा कार्य है जो ताओ के साथ इतना स्वाभाविक और संरेखित है कि यह सहज प्रतीत होता है। जब कुछ भी नहीं किया जाता है तो कुछ भी अधूरा नहीं रहता है। यह सिद्धांत व्यक्तिगत इच्छाओं पर भी लागू होता है। अपने कटोरे को किनारे तक भरें और वह छलक जाएगा। अपनी चाकू को तेज करते रहें और वह कुंद हो जाएगा। पैसे और सुरक्षा के पीछे भागें और आपका दिल कभी नहीं खुलेगा। लोगों की स्वीकृति की परवाह करें और आप उनके कैदी बन जाएंगे। अपना काम करें फिर पीछे हट जाएं। शांति का एकमात्र मार्ग यही है। ताओ ते चिंग अधिक से अधिक के लिए रोगग्रस्त लालसा के खिलाफ चेतावनी देता है, जो भय, लालच और संघर्ष की जड़ है। अनियंत्रित इच्छाओं के परिणामस्वरूप इंद्रियों का अतिभार होता है। रंग आंखों को अंधा करते हैं। ध्वनियां कानों को बहरा करती हैं। स्वाद स्वाद को सुन्न करते हैं। विचार मन को कमजोर करते हैं। आत्मसंयम आंतरिक शांति के लिए महत्वपूर्ण है।
अपनी महत्वाकांक्षाओं को कमजोर करके और साधारणता और इच्छाओं से मुक्ति को प्राथमिकता देकर व्यक्ति ज्ञान और गलत कार्य के जाल से बच सकते हैं। इससे एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जहां सब कुछ अपनी जगह पर आ जाएगा। ताओ की खोज में ज्ञान जोड़ने के बजाय हर दिन कुछ छोड़ना शामिल है। यह अज्ञान और सरलीकरण की एक प्रक्रिया को दर्शाता है ताकि व्यक्ति अपनी प्राकृतिक अवस्था में लौट सके। यह आत्मसंयम व्यक्ति को बाहरी और आंतरिक उलझनों से मुक्ति दिलाता है, जिससे एक व्यापक अधिक स्वीकार्य दृष्टिकोण विकसित होता है जो परिवर्तन और प्रतिकूलता के सामने लचीलापन लाता है। विनम्रता सच्ची महानता की नींव। विनम्रता ताओवादी सद्गुण की आधारशिला है, जिसे कमजोरी नहीं बल्कि ताओ की विशालता के भीतर किसी के स्थान की गहरी समझ के रूप में देखा जाता है। यह एक विशाल आत्मा की विशालता है, एक गहरे सागर की तरह जो चुपचाप अपार जीवन को समाहित करता है। यह स्वयं को असहाय या कमजोर बनाने के बजाय स्वयं को विशालता में समाहित करने के बारे में है। अध्याय 34 ताओ की अपनी विनम्रता पर प्रकाश डालता है। यह कोई अधिकार का दावा नहीं करता, कोई योग्यता का दावा नहीं करता और अपना स्वामी होने का दावा नहीं करता, भले ही अनगिनत प्राणी इस पर जीवन के लिए निर्भर करते हैं। इसे महान इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अपनी महानता से अनजान है। गुरु ताओ का अनुकरण करते हुए एक गहने की तरह चमकते नहीं हैं, बल्कि स्वयं को ताओ द्वारा आकार लेने देते हैं, एक सामान्य पत्थर की तरह खुरदुरे और साधारण। यह एक दिखावा रहित ग्रहणशील प्रकृति को दर्शाता है जो बाहरी दिखावे पर प्रामाणिकता को महत्व देता है। गुरु भागों को करुणा के साथ देखते हैं क्योंकि वह पूरे को समझते हैं। उनका निरंतर अभ्यास विनम्रता है। यह समग्र दृष्टिकोण गहरी सहानुभूति और गैर निर्णय की अनुमति देता है। अध्याय 49 इसे खूबसूरती से दर्शाता है। ऋषि का कोई निश्चित मन नहीं होता, वह लोगों के मन को समझती है। वह अच्छे लोगों के साथ अच्छाई से व्यवहार करती है। वह बुरे लोगों के साथ भी अच्छाई से व्यवहार करती है क्योंकि अच्छाई उनकी प्रकृति में निहित है। यह कट्टरपंथी स्वीकृति और गैर भेदभाव विश्वास तक भी फैला हुआ है। वह भरोसेमंद लोगों पर भरोसा करती है। वह अविश्वसनीय लोगों पर भी भरोसा करती है। इस तरह वह सच्चा विश्वास प्राप्त करती है। ऋषि का मन अंतरिक्ष की तरह है, खुला और ग्रहणशील, सभी के साथ अपने बच्चे की तरह व्यवहार करता है। यह एक गहन विनम्रता को दर्शाता है जो सभी प्राणियों में निहित क्षमता और साझा सार को देखती है, बजाय इसके कि उनके कार्यों या दिखावे से उन्हें आंका जाए। ताओ की तुलना अक्सर पानी से की जाती है जो प्रयास किए बिना पोषण करता है और उन निम्न स्थानों से संतुष्ट है जिन्हें लोग तिरस्कार करते हैं। पानी हालांकि नरम और कमजोर है, कठोर और मजबूत को हरा देता है क्योंकि कोई भी इसे प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। यह सादृश्य ताओवादी विनम्रता को पूरी तरह से समाहित करता है। सच्ची शक्ति उपजने, लचीलेपन और सबसे निचले स्थान पर कब्जा करने से आती है, जिससे व्यक्ति बाधाओं का सीधे सामना करने के बजाय उनके चारों ओर प्रवाहित हो सके। गुरु का नेतृत्व जो लोगों के मन को खाली करके उन्हें मजबूत बनाता है और ऋषि का सभी के साथ अच्छाई और विश्वास के साथ व्यवहार करने का तरीका, यह दर्शाता है कि सच्चा प्रभाव और नेतृत्व अधिकार जताने या मान्यता चाहने से नहीं, बल्कि एक विनम्र, ग्रहणशील और सार्वभौमिक रूप से परोपकारी उपस्थिति से उत्पन्न होता है जो दूसरों को स्वाभाविक रूप से प्रेरित और सशक्त बनाता है। संतोष पर्याप्तता की प्रचुरता। संतोष ताओवादी जीवन शैली का एक केंद्रीय स्तंभ है जो इस गहरी समझ से उत्पन्न होता है कि जो है वही पर्याप्त है। यह सच्ची धन संपदा का सार है क्योंकि संतोषी लोग पहले से ही धनी होते हैं। अध्याय 46 स्पष्ट रूप से कहता है, केवल संतोष ही पर्याप्त है। वास्तव में अनंत काल का आनंद आपके संतोष में पाया जा सकता है। यह संतोष और परम सुख के बीच एक सीधा संबंध स्थापित करता है। ताओ ते चिंग अधिक से अधिक के लिए रोगग्रस्त लालसा के खिलाफ चेतावनी देता है जो भय, लालच और संघर्ष की जड़ है। पर्याप्त क्या है यह न जानना सबसे बड़ी आपदा है। लालच से बड़ा कोई अभिशाप नहीं है, असंतोष से बड़ी कोई त्रासदी नहीं है।
और सभी दोषों में सबसे बुरा अधिक चाहना है हमेशा। बाहरी सत्यापन या भौतिक संपत्ति का पीछा करना, पैसे और सुरक्षा के पीछे भागें और आपका दिल कभी नहीं खुलेगा। लोगों की स्वीकृति की परवाह करें और आप उनके कैदी बन जाएंगे, शांति की कमी की ओर ले जाता है। सच्ची पूर्णता भीतर से आती है, बाहरी अधिग्रहण से नहीं। जो कुछ है उससे संतुष्ट रहना और चीजों के तरीके में आनंद लेना इस एहसास की ओर ले जाता है कि कुछ भी कमी नहीं है और पूरी दुनिया आपकी है। संतोष खुशी को बढ़ावा देता है और संघर्ष और युद्ध को रोकता है। यह एक ऐसा विकल्प है जो हमारे जीवन के हर पल में बनाया जाता है, जिससे स्वर्ग की स्थिति प्राप्त होती है। यह गुण आत्मसंयम, इच्छाओं को पार करना और आत्म प्रबोधन, किसी की निहित पूर्णता का एहसास के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। संतोष की इस अवधारणा का तात्पर्य है कि सच्ची धन संपदा बाहरी संचय से नहीं, बल्कि आंतरिक बोध से आती है कि व्यक्ति के पास पहले से ही वह सब कुछ है जो वास्तव में मायने रखता है। यह एक महत्वपूर्ण कारण प्रभाव संबंध को भी उजागर करता है। आंतरिक असंतोष अधिक की लालसा से प्रेरित बाहरी संघर्ष और विनाश की ओर ले जाता है, जबकि आंतरिक संतोष खुशी और शांति की ओर ले जाता है। यह इंगित करता है कि सामाजिक सद्भाव व्यक्तिगत आंतरिक शांति और पर्याप्तता से शुरू होता है, जिससे संतोष न केवल एक व्यक्तिगत सद्गुण बल्कि एक सामाजिक आवश्यकता बन जाता है। ताओ जीना प्राचीन ज्ञान को आज एकीकृत करना। ताओवाद के सिद्धांत आधुनिक चुनौतियों के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, व्यक्तिगत भलाई से लेकर नेतृत्व तक। यह हमें अपूर्णता और विरोधाभास को गले लगाने के लिए प्रोत्साहित करता है, यह स्वीकार करते हुए कि पूर्णता तो शौकिया के लिए है। आपकी अपूर्णता में ही आपकी क्षमता है। यदि आप पूर्ण होना चाहते हैं तो स्वयं को आंशिक होने दें। यदि आप सीधा होना चाहते हैं तो स्वयं को टेढ़ा होने दें। यदि आप पूर्ण होना चाहते हैं तो स्वयं को खाली होने दें। यदि आप पुनर्जन्म लेना चाहते हैं तो स्वयं को मरने दें। संयम में रचनात्मकता है। भेद्यता में शक्ति है। विनम्रता में शक्ति है। यह हमें भेद्यता में शक्ति और चुनौतियों में विकास खोजने की शिक्षा देता है। यह हमें हानि और अनिश्चितता को स्वीकार करने के लिए भी मार्गदर्शन करता है। हानि अपरिहार्य है, इसे साहस के साथ सामना करें। हानि और मृत्यु अपरिहार्य हैं। अराजकता और अनिश्चितता वास्तविकता की एक आंतरिक विशेषता है। जब आप हानि से छिपना बंद कर देते हैं तो आप वास्तव में जीना शुरू कर सकते हैं। यह परिवर्तन और अप्रत्याशितता से भरी दुनिया में नेविगेट करने के लिए एक शक्तिशाली शिक्षा है। इसके अतिरिक्त ताओ एकांत और आत्मजागरूकता विकसित करने के महत्व पर जोर देता है। यदि आप अकेले रहने से डरते हैं तो आप अपनी क्षमता को कभी नहीं जान पाएंगे। साधारण पुरुष एकांत से घृणा करते हैं, लेकिन गुरु इसका उपयोग करते हैं, अपने अकेलेपन को गले लगाते हैं। आत्मजागरूकता शक्ति है जो आत्मनिरीक्षण और किसी के आंतरिक परिदृश्य का सामना करने से पोषित होती है। गुरु का शासन और जीवन के प्रति दृष्टिकोण एक खाका है, लोगों के मन को खाली करना, उनके पेट भरना, उनकी महत्वाकांक्षाओं को कमजोर करना और उन्हें मजबूत बनाना। यह एक ऐसे नेतृत्व का सुझाव देता है जो नियंत्रण करने के बजाय सशक्त बनाता है, मौलिक जरूरतों और आंतरिक शक्ति पर ध्यान केंद्रित करता है। गुरु चीजों को वैसे ही देखते हैं जैसे वे हैं, उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश किए बिना। वह उन्हें अपने रास्ते जाने देते हैं और वृत्त के केंद्र में रहते हैं। यह गैर हस्तक्षेप और प्राकृतिक प्रवाह पर भरोसा करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। संबंधों में ऋषि की निष्पक्षता और सार्वभौमिक दयालुता, अच्छे और बुरे के साथ अच्छाई से व्यवहार करना, सभी पर भरोसा करना, सच्चे विश्वास और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करती है। यह सूर्य की तरह सभी पर चमकता है। आत्मप्रबोधन की खोज एक यात्रा है, गंतव्य नहीं। प्रक्रिया के दौरान जो कुछ भी व्यक्ति प्राप्त करेगा, लाभ उठाएगा और अनुभव करेगा वह प्रयास के लायक होगा। इसमें परिणामों से लगाव छोड़ना, घटनाओं के प्राकृतिक अनफोल्डिंग पर भरोसा करना और अंतर्ज्ञान विकसित करना शामिल है।
यह कम तनाव और चिंता, बढ़ी हुई मानसिक और भावनात्मक स्पष्टता और ताओ के साथ गहरे संबंध की ओर ले जाता है। यह दर्शाता है कि व्यक्तिगत आत्म परिवर्तन और सामूहिक भलाई एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। यदि ऋषि सभी के साथ अच्छाई और विश्वास के साथ व्यवहार करते हैं तो यह एक सामंजस्यपूर्ण वातावरण को बढ़ावा देता है। निष्कर्ष, ताओ ते चिंग की चिरस्थायी गूंज। अध्याय 34 से 49 तक की हमारी यात्रा यह स्पष्ट करती है कि आत्म प्रबोधन, आत्मसंयम, विनम्रता और संतोष अलग-थलग सद्गुण नहीं हैं, बल्कि एक सुसंगत मार्ग बनाने वाले अंतर्निहित धागे हैं जो एक समृद्ध, अधिक सामंजस्यपूर्ण जीवन की ओर ले जाते हैं। ताओ ते चिंग बाहरी दबावों और आधुनिक अस्तित्व की आंतरिक उथल-पुथल के लिए एक कालातीत प्रतिविष प्रदान करता है। यह प्राचीन ज्ञान हमें अपने जीवन में इन सिद्धांतों को अपनाने के लिए आमंत्रित करता है। ताओ की यात्रा निरंतर खोज और एकीकरण की है, जो सार्वभौमिक प्रवाह के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करती है। जब हम स्वयं से श्रेष्ठ बन जाते हैं, तो हमें किसी और से श्रेष्ठ होने की आवश्यकता ही नजर नहीं आती। यही ताओ द्वारा प्रदान की गई अंतिम स्वतंत्रता और पूर्णता है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची शक्ति और पूर्णता बाहरी विजय में नहीं, बल्कि आंतरिक सामंजस्य और स्वयं के साथ गहरे संबंध में निहित है। भाग 4, ताओ ते चिंग, अदृश्य नेतृत्व और शाश्वत शासन का रहस्य। वाचन प्रारंभ होता है एक धीमी, कोमल स्वर से, ताओ की गूढ़ता की ओर एक निमंत्रण। कभी आपने सोचा है कि सच्चा नेता वह है जिसकी मौजूदगी सबसे अधिक अंधेरी नहीं, बल्कि अज्ञात होती है? यह प्रश्न हमें एक ऐसे गहन चिंतन की ओर ले जाता है जहां शक्ति का पारंपरिक अर्थ विलीन हो जाता है और नेतृत्व का एक नया, अधिक सूक्ष्म आयाम उभरता है। ताओ ते चिंग के 50 से 65वें अध्यायों का यह भाग हमें उस ऐसे शासनादर्श की ओर ले जाता है जो प्रत्यक्ष शक्ति से अधिक अदृश्य हाथ की कोमलता से संचालित होता है। यहाँ लाओ त्जू ने हमें ऐसा शासन दिखाया है जहाँ नेता उपस्थित तो है, पर उसकी महिमा इतनी चुपके की होती है कि जनता स्वयं कह उठती है, हमने यह किया। यही वह कला है, वह शासन जो खुद को भूलकर जनता में विश्वास और स्वशक्ति भर देता है। यह विचार कि सबसे प्रभावी नेता वह है जिसके अस्तित्व से लोग शायद ही अवगत हों, पारंपरिक नेतृत्व की धारणाओं को चुनौती देता है। सामान्यतः नेतृत्व को दृश्यता, नियंत्रण और व्यक्तिगत श्रेय लेने से जोड़ा जाता है। हम अक्सर ऐसे नेताओं की प्रशंसा करते हैं जो मंच पर होते हैं, जो हर निर्णय में शामिल होते हैं और जिनकी उपलब्धियों का ढोल पीटा जाता है। किंतु ताओ ते चिंग एक विरोधाभासी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। सबसे प्रभावी नेता वह है जो अदृश्य रहता है। यह दर्शाता है कि वास्तविक शक्ति बाहरी प्रदर्शन में नहीं, बल्कि दूसरों को सशक्त बनाने और उन्हें अपनी क्षमता का एहसास कराने में निहित है। जब नेता का अहंकार अनुपस्थित होता है तो जनता की अंतर्निहित शक्ति उभरती है और वे स्वयं को अपने कार्यों का सच्चा निर्माता मानती है। यह एक गहरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है कि जब व्यक्ति को अपनी उपलब्धि का श्रेय मिलता है तो वह अधिक प्रेरित और सशक्त महसूस करता है, जिससे उसकी स्वायत्तता और जिम्मेदारी बढ़ती है। यह नेतृत्व को एक मंच निर्देशक के रूप में परिभाषित करता है, न कि मुख्य अभिनेता के रूप में। यह अदृश्यता केवल निष्क्रियता नहीं, बल्कि विश्वास का एक गहरा कार्य है। यदि नेता लोगों पर भरोसा नहीं करता तो लोग भी अविश्वासी हो जाते हैं। इसके विपरीत, जब नेता लोगों पर भरोसा करता है और उन्हें अपनी राह पर चलने देता है तो लोग भी नेता पर भरोसा करते हैं और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं। यह एक सकारात्मक चक्र बनाता है जहां जनता स्वयं को सशक्त महसूस करती है, हमने यह किया। यह दर्शाता है कि अविश्वास का बीज बोने से अविश्वास ही पनपता है, जबकि विश्वास का वातावरण आत्मप्रेरित कार्रवाई को जन्म देता है। यह सिर्फ एक नेतृत्व शैली नहीं, बल्कि एक सामाजिक मनोविज्ञान है। यह बताता है कि नियंत्रण की कमी से अराजकता नहीं आती, बल्कि आत्मसंगठन और आंतरिक प्रेरणा आती है, बशर्ते नेता ने विश्वास का बीज बोया हो। यह लाइसेंस फेयर शासन के एक गहरे, दार्शनिक संस्करण का प्रस्ताव करता है, जहां नेता सक्रिय रूप से लोगों को उनकी अपनी क्षमता पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
अदृश्य नेतृत्व, जहां जनता स्वयं कहती है हमने यह किया, इस आदर्श का केंद्र बिंदु रहा है। श्रेष्ठ नेतृत्व वह है जो उपस्थित होकर भी अदृश्य हो। यहाँ अदृश्य का अर्थ है जहां नेता धारा की तरह बहता है, गीत की तरह गूंजता है, पर स्वरूप नहीं दिखाता। ऐसा नेतृत्व जनता की आत्मा में विश्वास पैदा करता है। इसने स्वयं को किसी पद, सिंहासन या वर्चस्व का अतिरूप नहीं बनने दिया, पर उसने सत्ता को सेवा और प्रेम का माध्यम बना दिया। अदृश्य नेतृत्व का मूल उद्देश्य श्रेय दूसरों को देना है। जब कार्य पूर्ण होता है तो लोग कहते हैं हमने स्वयं किया। यह सशक्तिकरण पर जोर देता है, जो अदृश्यता का प्रत्यक्ष परिणाम है। ताओ ते चिंग के अनुसार श्रेष्ठ नेता वह है जिसके बारे में लोग मुश्किल से ही जानते हैं कि वह मौजूद है। इसके बाद वह नेता आता है जिसे लोग प्यार करते हैं और जिसकी प्रशंसा करते हैं, फिर वह जिससे लोग डरते हैं, और सबसे बुरा वह जिसे लोग घृणा करते हैं। यह एक स्पष्ट पदानुक्रम प्रदान करता है जो दर्शकों को ताओवादी दृष्टिकोण से विभिन्न नेतृत्व शैलियों के सापेक्ष मूल्य को समझने में मदद करता है। यह दिखाता है कि नेता की दृश्यता और नियंत्रण की इच्छा का जनता पर क्या सीधा प्रभाव पड़ता है और क्यों अदृश्यता को सर्वोच्च माना जाता है। यह दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करेगा कि वे किस प्रकार के नेता बनना चाहते हैं और उनके वर्तमान नेताओं की शैली कहाँ फिट होती है। जब नेता न कुछ करता है, बिना कुछ किए कार्य करता है और क्रेडिट नहीं लेता, तो उसका काम हमेशा के लिए रहता है। यह एक गहरा संबंध स्थापित करता है, व्यक्तिगत अहंकार का त्याग क्रेडिट सीकिंग से मुक्ति दीर्घकालिक टिकाऊ परिणामों की ओर ले जाता है। जब नेता स्वयं को प्रक्रिया से हटा लेता है तो परिणाम स्वाभाविक और स्वस्थायी हो जाते हैं, क्योंकि वे किसी एक व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर नहीं करते। यह इस विचार को पुष्ट करता है कि बाहरी मान्यता की तलाश में ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय नेता को आंतरिक सद्भाव और सहज प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह नेतृत्व के लिए एक नया मानदंड प्रस्तुत करता है। सफलता को नेता के व्यक्तिगत प्रभाव से नहीं, बल्कि उसकी अनुपस्थिति में जनता की आत्मसक्षमता और सामूहिक उपलब्धि से मापा जाना चाहिए। यह आधुनिक नेतृत्व सिद्धांतों में सर्वेंट लीडरशिप के सिद्धांतों के साथ प्रतिध्वनित होता है, जहां नेता टीम को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है, न कि स्वयं को चमकाने पर। ताओ ते चिंग यह भी बताता है कि नियंत्रण न करने और हस्तक्षेप से ही चीजें स्वाभाविक रूप से व्यवस्थित होती हैं। यह एक विरोधाभास है। जितना कम आप नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, उतना ही अधिक व्यवस्थित और सामंजस्यपूर्ण परिणाम प्राप्त होते हैं। यह इस विचार को चुनौती देता है कि प्रभावी शासन के लिए कठोर नियंत्रण आवश्यक है। यह इस बात पर जोर देता है कि ब्रह्मांड स्वयं नियमनकारी है और मानव हस्तक्षेप अक्सर इस प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ता है। यह नेताओं को सूक्ष्म प्रबंधन से बचने और अपनी टीमों या नागरिकों की अंतर्निहित क्षमता और आत्मसंगठन की शक्ति में विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह एक लेस इज मोर दृष्टिकोण है, जहां नेता एक माली की तरह काम करता है जो पौधे को बढ़ने के लिए सही वातावरण प्रदान करता है, न कि उसे खींचकर बड़ा करने की कोशिश करता। यह वो वेई के सिद्धांत का प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है। करुणा, सादगी और विनम्रता ताओ के 3 अनमोल रत्न। ताओ की नीति यह है कि शासक को कठोर नहीं, बल्कि कोमल, न्यायप्रिय और अत्यंत विनीत होना चाहिए। सत्ता जो अहंकार से गढ़ी हो, वह संघर्ष ही लाती है, पर विनम्रता से स्थापित सत्ता साझ, समन्वय और स्थिरता का स्रोत बनती है। ताओवादी दर्शन में नेतृत्व के 3 अनमोल रत्न हैं: करुणा, मितव्ययिता और विनम्रता। ये गुण केवल व्यक्तिगत नैतिकता के प्रतीक नहीं, बल्कि शासन के लिए एक समग्र ढांचा प्रस्तुत करते हैं जो आंतरिक और बाहरी दोनों तरह से स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देता है। करुणा यह माँ के कोमल प्रेम से जुड़ी शक्ति है जो युद्ध और मृत्युदंड से परहेज करने का आह्वान करती है। एक दयालु शासक संघर्ष से बचता है और अपने लोगों की भलाई को प्राथमिकता देता है, जिससे समाज में स्थिरता आती है। लाओ त्जू कहते हैं, जो धनी है वह सहज है, जो वीर है वह करुणाशील होता है। इस सूत्र का अर्थ है कि सच्ची शक्ति करुणा में निहित है, जो अनावश्यक टकराव से बचती है और अहिंसा को बढ़ावा देती है।
यह सिर्फ अच्छा होने से कहीं अधिक है। यह एक व्यावहारिक टिकाऊ शासन रणनीति है जो संघर्ष को कम करती है और सहयोग को बढ़ाती है। मितव्ययिता जीन यह बिना तराशी लकड़ी अनकार्व्ड वुड के रूपक से जुड़ा है जो प्रकृति की मितव्ययिता और अनावश्यक इच्छाओं से मुक्ति का प्रतीक है। एक मितव्ययी सरकार संसाधनों का बुद्धिमानी से प्रबंधन करती है, फिजूल खर्ची से बचती है, जिससे राज्य की दीर्घकालिक समृद्धि सुनिश्चित होती है। यह दर्शाता है कि वास्तविक समृद्धि बाहरी संचय में नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष और संसाधनों के कुशल उपयोग में है। यह एक सॉफ्ट पावर दृष्टिकोण का प्राचीन उदाहरण है, जो भौतिक शक्ति के बजाय आंतरिक गुणों पर केंद्रित है। विनम्रता बुगन WEITANXIA XIAN दुनिया में सबसे आगे न रहने का साहस, यह अकाल मृत्यु से बचने का ताओवादी तरीका है। एक विनम्र शासक दूसरों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उदाहरण के तौर पर नेतृत्व करता है और चीजों को स्वाभाविक रूप से प्रकट होने देता है। यह सहयोग को बढ़ावा देता है और प्रभावी टिकाऊ नेतृत्व की ओर ले जाता है। लाओ त्जू के अनुसार जो सबसे पहले न बनता है वह सर्वश्रेष्ठ बनता है। यह दिखाता है कि शक्ति का प्रदर्शन करने के बजाय उसे सहज रूप से प्रवाहित होने देना ही सच्ची शक्ति है। इन तीनों गुणों का संयोजन केवल व्यक्तिगत गुण नहीं, बल्कि शासन के लिए एक समग्र ढांचा बनाता है जो आंतरिक और बाहरी दोनों तरह से स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देता है। यह दर्शाता है कि ताओवादी दर्शन केवल अमूर्त अवधारणाएं नहीं हैं, बल्कि शासन के लिए एक ठोस, प्रभावी मॉडल प्रदान करते हैं। जल का रूपक ताओवादी दर्शन में एक केंद्रीय स्थान रखता है, विशेषकर नेतृत्व के संदर्भ में। जल जो सभी प्राणियों को बिना प्रतिस्पर्धा के पोषित करता है और सबसे निचले स्थानों पर इकट्ठा होता है, ताओ का सर्वोच्च प्रतीक है। यह विनम्रता, लचीलापन और जीवन के प्राकृतिक प्रवाह को दर्शाता है। जल की शक्ति उसकी कठोरता में नहीं, बल्कि उसकी अनुकूलनशीलता और विनम्रता में निहित है। यह सबसे कठोर पत्थर को भी धीरे धीरे मिटा देता है। यह दर्शाता है कि दीर्घकालिक प्रभाव और वास्तविक शक्ति कठोरता या बल में नहीं, बल्कि लचीलेपन, धैर्य और सहजता में है। एक नेता को जल की तरह होना चाहिए, अनुकूलनीय, शक्तिशाली फिर भी कोमल और बिना संघर्ष के बाधाओं को दूर करने वाला। बल नहीं, प्रेम और सेवा स्थायी समृद्धि का मार्ग। ताओ ने यह भी स्पष्ट कहा कि बल प्रयोग से राज्य नहीं फलता, प्रेम और सेवा से ही राज्य फलता है। कठोरतापूर्ण नियंत्रण अस्थिरता पैदा करता है, जबकि नैतिक नेतृत्व जो प्रेम, सहानुभूति और विनम्रता को केंद्र में रखता हो, वह स्थायी समृद्धि लाता है। क्या आप लोगों से प्यार कर सकते हैं और अपनी इच्छा उन पर थोपे बिना उनका नेतृत्व कर सकते हैं? ताओ ते चिंग का यह प्रश्न हमें नेतृत्व के एक गहरे सत्य की ओर ले जाता है। प्रेम किसी पर कुछ भी थोपता नहीं, न ही प्रतिबंधित करता है। यह आदेश नहीं देता, न जोर देता है, न ही अपेक्षा करता है। दूसरों का उचित और प्रभावी ढंग से नेतृत्व करना केवल उनसे प्रेम करना है। प्रेम लोगों को सुरक्षा, आराम और समर्थन की भावना प्रदान करके पोषित करता है। यह एक व्यक्ति को अपने सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने के लिए स्वतंत्र करता है। यह भय को दूर करता है, अनुमति देता है और व्यक्ति और उसकी यात्रा के बारे में सब कुछ स्वीकार करता है। शासक को अपनी इच्छा दूसरों पर थोपने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। प्रेम की सहजता ही वह सब कुछ प्रदान करती है जिसकी आवश्यकता होती है। अध्याय 54 में वर्णित है, यदि तू कस्बे में गुण, वीरता भंडारित करता है, वह दीर्घकालीन रहेगा। यदि पूरे प्रदेश में तुल्य गुण भंडारित करेगा, वह सर्वत्र फलता है। यह दर्शाता है कि न्याय, सेवा और करुणा वास्तविक सत्ता का आधार हैं, जो प्रेम के ही विभिन्न रूप हैं। ताओवादी दर्शन में बल का प्रयोग हमेशा एक प्रतिघात उत्पन्न करता है। प्रत्येक बल के लिए एक प्रतिबल होता है और हिंसा, भले ही अच्छी नीयत से की गई हो, हमेशा अपने आप पर पलटवार करती है। यह एक सार्वभौमिक नियम सुझाता है कि बाहरी बल का प्रयोग, चाहे वह सैन्य हो या विधायी, अनिवार्य रूप से प्रतिरोध या नकारात्मक परिणाम उत्पन्न करता है। यह ताओवादी वू वेई नॉन एक्शन के सिद्धांत को पुष्ट करता है, जहां न्यूनतम हस्तक्षेप से अधिकतम प्रभाव प्राप्त होता है।
यह दर्शाता है कि बल केवल तात्कालिक प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकता है, लेकिन दीर्घकालिक समाधान नहीं। यह नेताओं को दीर्घकालिक स्थिरता और सामंजस्य के लिए बल प्रयोग और कठोर नियंत्रण से बचने की सलाह देता है। यह दर्शाता है कि वास्तविक शक्ति लोगों के दिलों और दिमागों को जीतने में है, न कि उन्हें मजबूर करने में। यह आधुनिक शासन में भी प्रासंगिक है, जहां अत्यधिक कानून या बल प्रयोग अक्सर नागरिक अशांति या अप्रत्याशित नकारात्मक परिणामों की ओर ले जाता है। इसके अतिरिक्त ताओ ते चिंग यह भी स्पष्ट करता है कि बाहरी नियम और प्रोत्साहन लोगों के आंतरिक गुणों को कमजोर करते हैं। जितने अधिक प्रतिबंध होंगे, लोग उतने ही कम गुणी होंगे। जितने अधिक हथियार होंगे, लोग उतने ही कम सुरक्षित होंगे। जितनी अधिक सब्सिडी होगी, लोग उतने ही कम आत्मनिर्भर होंगे। यह दर्शाता है कि बाहरी नियम, बल या प्रोत्साहन जैसे सब्सिडी लोगों के आंतरिक गुणों, नैतिकता, सुरक्षा, आत्मनिर्भरता को कमजोर करते हैं। इसके बजाय नेता को कानूनों, अर्थशास्त्र और धर्म के जाने देने से लोग स्वाभाविक रूप से ईमानदार, समृद्ध और शांत हो जाते हैं। यह इस विचार को पुष्ट करता है कि सच्चा शासन बाहरी नियंत्रण के बजाय आंतरिक सद्भाव और आत्मविकास पर आधारित है। यह शासन के लिए एक मौलिक बदलाव का सुझाव देता है। बाहरी हस्तक्षेप और नियमन पर निर्भरता से हटकर लोगों की अंतर्निहित अच्छाई और क्षमता में विश्वास करना। अह का विसर्जन सच्चे नेतृत्व की कुंजी। यह हमें जीवन का एक उच्चतर पाठ भी सिखाता है कि सत्ता वहन करने के लिए सबसे पहले अह का विसर्जन आवश्यक है। जब नेता स्वयं को भूलकर जनता में विलीन होता है, तब सत्ता सांस लेती है, नहीं तो वह केवल एक बाहरी बोझ बनकर रह जाती है। सच्चा नेतृत्व अदृश्य होता है क्योंकि यह अहंकार और आत्मकेंद्रितता के हर निशान को मिटा देता है। यह व्यक्तिगत करियर की उन्नति या दृश्यमान उपलब्धियों के बजाय लोगों को विकसित करने पर केंद्रित होता है। अहंकार का अतिक्रमण सर्वेंट लीडरशिप और स्थायी नेतृत्व का एक मुख्य घटक है, जिससे नेता अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों और संगठनों की सच्ची सेवा कर पाता है। हालांकि कुछ दर्शन अहमृत्यु की बात करते हैं, ताओवादी ग्रंथ अहमृत्यु या स्वयं रहित होने की बात नहीं करते। इसके बजाय ताओवाद अहंकार के साथ एक संतुलित संबंध विकसित करने पर जोर देता है। अहंकार मूल्यांकन करने, सोचने और निर्णय लेने के लिए आवश्यक एक उपकरण है, लेकिन इसे स्वयं पर हावी नहीं होने देना चाहिए। सच्चा नेतृत्व स्वयं की पहचान को अहंकार से अलग करने में निहित है, जिससे नेता एक उपकरण के रूप में अहंकार का उपयोग कर सके, न कि उसका दास बन जाए। यह आत्मनियंत्रण और आत्मजागरूकता का एक उच्च स्तर दर्शाता है। यह नेताओं को आत्मनिंदा या स्वयं को पूरी तरह से मिटाने के बजाय अपने अहंकार को जागरूक रूप से प्रबंधित करने और उसे सेवा के लिए एक वाहन बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह एक अधिक व्यावहारिक और प्राप्य लक्ष्य है जो व्यक्तिगत विकास और प्रभावी नेतृत्व दोनों को एकीकृत करता है, जिससे नेता अपनी क्षमताओं का उपयोग कर सकें बिना आत्मकेंद्रित हुए। आत्मजागरूकता और आत्मसंस्कृति के माध्यम से नेता गुणों का विकास करते हैं जो उन्हें निस्वार्थ और विनम्र बनने में मदद करते हैं, जिससे वे दूसरों की सेवा कर पाते हैं और एक स्थायी समाज का निर्माण कर पाते हैं। यह इंगित करता है कि प्रभावी नेतृत्व बाहरी शक्ति या पद से नहीं, बल्कि नेता के आंतरिक गुणों और व्यक्तिगत परिवर्तन से उत्पन्न होता है। नेता का स्वयं पर काम करना ही उसे दूसरों की सेवा करने और एक सामंजस्यपूर्ण वातावरण बनाने में सक्षम बनाता है। यह इस बात पर जोर देता है कि नेतृत्व एक अंदर से बाहर की प्रक्रिया है। यह इस बात पर जोर देता है कि नेतृत्व एक निरंतर व्यक्तिगत यात्रा है, जहां नेता को लगातार आत्मचिंतन और नैतिक विकास में संलग्न रहना चाहिए। यह बाहरी उपाधियों या उपलब्धियों के बजाय आंतरिक चरित्र और अखंडता को प्राथमिकता देता है, जो दीर्घकालिक प्रभाव और विश्वसनीयता के लिए महत्वपूर्ण है। यह आधुनिक प्रामाणिक नेतृत्व की अवधारणा के साथ प्रतिध्वनित होता है। सहजता और न्यूनतम हस्तक्षेप ताओवादी शासन का सार। ताओवादी दर्शन का एक केंद्रीय सिद्धांत वू वेई है, जिसका अर्थ है नकार्य या प्रयासहीन कार्य। यह प्रकृति के अनुरूप कार्य करने की वकालत करता है, परिणामों को बलपूर्वक थोपने के बजाय।
यह सहजता और जीवन के प्रवाह के साथ चलने पर जोर देता है। जब शासक नकार्य का अभ्यास करता है तो सब कुछ अपनी जगह पर आ जाता है। ताओ स्वयं कुछ नहीं करता, फिर भी उसके माध्यम से सब कुछ हो जाता है। सच्चा स्वामित्व तब प्राप्त होता है जब चीजों को अपने तरीके से जाने दिया जाता है। हस्तक्षेप करने से यह प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह एक गहरा विरोधाभास है। निष्क्रियता या न्यूनतम हस्तक्षेप वास्तव में अधिकतम प्रभाव और पूर्णता की ओर ले जाता है। यह इस विचार को चुनौती देता है कि सफलता के लिए निरंतर प्रयास और प्रत्यक्ष कार्रवाई आवश्यक है। यह दर्शाता है कि प्राकृतिक प्रणालियों में एक अंतर्निहित बुद्धिमत्ता होती है जो बाहरी बल के बिना भी कार्य करती है। यह नेताओं को अत्यधिक योजना, नियंत्रण और हस्तक्षेप से बचने की सलाह देता है। इसके बजाय उन्हें एक ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जहां चीजें स्वाभाविक रूप से विकसित हों, जिससे लोगों की आंतरिक प्रेरणा और आत्मसंगठन की क्षमता को बढ़ावा मिले। यह लेस इज मोर के दर्शन को शासन के संदर्भ में लागू करता है, जहां नेता एक सुविधा प्रदाता होता है, नियंत्रक नहीं। एक बड़े राज्य पर शासन करना छोटी मछली पकाने जैसा है। जैसे छोटी मछली को ज्यादा पलटने से वह खराब हो जाती है, वैसे ही सरकार द्वारा अत्यधिक हस्तक्षेप या सूक्ष्म प्रबंधन राज्य को अस्थिर कर देता है। एक संतुलित सरकार को सभी नागरिकों की जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए, न कि केवल कुछ सामाजिक समूहों का, ताकि असंतुलन और नागरिक अशांति से बचा जा सके। यह रूपक इस बात पर जोर देता है कि शासन एक अत्यंत नाजुक कार्य है। यह दर्शाता है कि शासन में निष्क्रियता का अर्थ लापरवाही नहीं, बल्कि अत्यंत सूक्ष्म और संतुलित हस्तक्षेप है, जहां नेता को ताओ के साथ ब्रह्मांड से जुड़ना होता है। यह रूपक जटिल सामाजिक प्रणालियों को समझने की आवश्यकता पर बल देता है। यह नेताओं को यह समझने के लिए मजबूर करता है कि उनके हर कार्य के व्यापक और अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं। यह उन्हें अत्यधिक सावधानी, दूरदर्शिता और सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करता है, ताकि समाज में सामंजस्य और स्थिरता बनी रहे। यह एक होल्डिंग द स्पेस की अवधारणा को दर्शाता है, जहां नेता एक संरक्षक की भूमिका निभाता है, न कि एक तानाशाह की, और समाज के सभी घटकों के प्रति संवेदनशीलता बनाए रखता है। निष्कर्ष: ताओवादी आदर्श का शाश्वत संदेश। आत्म शासन में कठोरता विघटन लाती है, वह भरोसा तोड़ देती है, मन को थकाती है और समाज को ध्वस्त करती है। लेकिन नम्रता समन्वय लाती है। समर्पण से बनाई गई शक्ति वह अनुकूल और लचीली होती है, वह शासन को जीवंत रखती है। ताओ ते चिंग का यह भाग अध्याय 50-65 हमें एक ऐसे शासन के दर्शन कराता है जो अहंकार से परे, कोमलता से कायम, न्याय से संचालित और प्रेम से फलता है। यह शासन स्थायित्व, संतुलन और जनशक्ति को सशक्त बनाता है। ताओ ते चिंग के अध्याय 50 से 65 में वर्णित सभी सिद्धांत अदृश्य नेतृत्व, करुणा, मितव्ययिता, विनम्रता, बल के बजाय प्रेम, अहंकार का अतिक्रमण, वू वेई और न्यूनतम हस्तक्षेप एक दूसरे से अलग थलग अवधारणाएं नहीं हैं, बल्कि एक एकीकृत समग्र पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा हैं। अदृश्यता अहंकार के त्याग से आती है, जो बदले में सेवा और प्रेम को बढ़ावा देती है, जिससे न्यूनतम हस्तक्षेप और सहज सामंजस्य स्थापित होता है। यह एक चक्रीय और आत्मपुष्टि करने वाला मॉडल है, जहां एक सिद्धांत दूसरे को मजबूत करता है। यह दर्शाता है कि ताओवादी शासन केवल क्या करें की सूची नहीं है, बल्कि कैसे बने की एक गहरी समझ है। एक नेता को इन सिद्धांतों को एक साथ आत्मसात करना होगा ताकि वे स्वाभाविक रूप से एक सामंजस्यपूर्ण और स्थायी समाज का निर्माण कर सकें। यह आधुनिक नेतृत्व को टुकड़ों में देखने के बजाय एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करता है, जहां व्यक्तिगत गुण और शासन शैली अविभाज्य हैं। ताओ ते चिंग 500 ईसा पूर्व लिखा गया था, फिर भी इसके सिद्धांत आधुनिक नेतृत्व और शासन के संकटों के लिए समाधान प्रदान करते हैं। अहंहीनता की अवधारणा विभिन्न विश्व धर्मों और दर्शनों में व्याप्त है। यह दर्शाता है कि ताओवादी ज्ञान केवल एक प्राचीन चीनी दर्शन नहीं है, बल्कि मानव स्वभाव और सामाजिक सामंजस्य के बारे में एक सार्वभौमिक सत्य है। इसकी प्रासंगिकता समय और संस्कृति की सीमाओं से परे है,
क्योंकि मानवीय चुनौतियां और आकांक्षाएं मूल रूप से अपरिवर्तित रहती हैं। यह दर्शकों को यह महसूस करने में मदद करता है कि वे केवल एक ऐतिहासिक पाठ का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऐसे कालातीत सिद्धांतों की खोज कर रहे हैं जो उनके अपने जीवन और समकालीन चुनौतियों के लिए सीधे लागू होते हैं। यह उन्हें व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर परिवर्तन के लिए प्रेरित करता है, यह विश्वास दिलाते हुए कि प्राचीन ज्ञान आज भी उतना ही शक्तिशाली है जितना हजारों साल पहले था। हमारे संवेदनशील श्रोता जब इस विषय में डूबते हैं तो उन्हें लगता है जैसे एक शांत प्रबल धारा के भीतर वे स्वयं बह रहे हों, उनका अहम मातृत्व की तरह पिघलता गया है और उनमें स्वयं नेतृत्व जागता गया है। यह शांति का विधान है, एक ऐसी शांति जहां सत्ता केवल प्रतीक नहीं रहती पर वह प्रभाव और राष्ट्र में आत्मबोध का कारण बन जाती है। यह ताओवादी आदर्श हमें एक ऐसे भविष्य की ओर संकेत करता है जहां नेतृत्व एक बोझ नहीं बल्कि एक सहज प्रवाह है, जहां शक्ति का प्रदर्शन नहीं बल्कि सेवा का समर्पण है और जहां हर व्यक्ति अपनी क्षमता का पूर्ण एहसास कर पाता है, यह कहते हुए हमने स्वयं किया। क्या यह एक ऐसा भविष्य नहीं है जिसकी हमें आज सबसे अधिक आवश्यकता है? भाग 5 ताओ ते चिंग, जीवन के अनमोल रहस्य का आह्वान। इस विशाल ब्रह्मांड में जहां समय की धारा अनवरत बहती है और जीवन की जटिलताएं हमें अक्सर उलझाए रखती हैं, मानव हृदय सदैव एक गहरी शांति और संतुलन की तलाश में रहता है। यह एक शाश्वत खोज है जो हमें सदियों पुराने ज्ञान के स्रोतों की ओर खींचती है। ऐसे में ताओ ते चिंग जैसा प्राचीन ग्रंथ आज के शोरगुल भरे जीवन में भी उतनी ही प्रासंगिक और गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह हमें एक सामंजस्यपूर्ण और संतोषजनक जीवन जीने का मार्ग दिखाता है, जैसा कि में वर्णित है। यह केवल एक प्राचीन पाठ नहीं बल्कि एक कालातीत मार्गदर्शक है जिसने पूर्वी आध्यात्मिक प्रथाओं के साथ साथ आधुनिक आत्मसहायता और नेतृत्व दर्शन को भी गहराई से प्रभावित किया है। यह हमें यह समझने में सहायता करता है कि जीवन में करना और होना दोनों ही पहलू सामंजस्य, शांति और एकता का अनुभव करने के मार्ग हैं। आधुनिक समाज में जहां अत्यधिक करने पर जोर दिया जाता है, अक्सर होने का पहलू छूट जाता है, जिससे तनाव और असंतुलन बढ़ता है। ताओ ते चिंग इस कमी को पूरा करता है। यह बताता है कि सच्चा सामंजस्य केवल बाहरी गतिविधियों से नहीं बल्कि आंतरिक स्थिति से भी आता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में रचित ताओ ते चिंग लाओ त्जू के गहन विचारों का एक संग्रह है जो एक रहस्यमय दार्शनिक थे। लाओ त्जू स्वयं किसी दिव्य प्रेरणा या अचूकता का दावा नहीं करते, वे स्वयं को एक दार्शनिक मात्र मानते हैं। यह पतली सी पुस्तक जिसमें 81 संक्षिप्त अध्याय हैं, अपने संक्षिप्त शब्दों में ही ज्ञान और अंतर्दृष्टि का एक विशाल ब्रह्मांड समेटे हुए है। लाओ त्जू का स्वयं को मात्र दार्शनिक कहना और पाठ का संक्षिप्त होना स्वयं ताओवादी सिद्धांत सरलता और अहंकारहीनता का एक व्यावहारिक उदाहरण है। यह दर्शाता है कि सच्चा ज्ञान बाहरी दिखावे या जटिल सिद्धांतों में नहीं बल्कि आंतरिक स्पष्टता और सहजता में पाया जाता है। इसकी शक्ति इसके आंतरिक सत्य और अनुभवजन्य प्रासंगिकता में निहित होती है, जिसे किसी बाहरी थोपे गए अधिकार की आवश्यकता नहीं होती। ताओ ते चिंग की समृद्धि हमें आजीवन अन्वेषण के लिए आमंत्रित करती है, बल्कि इसकी मांग भी करती है। इसके अर्थ की परतें धीरे धीरे प्रकट होती हैं। हम इसे कितनी भी बार पढ़े, हर बार हमें कुछ नया मिलता है। यह एक ऐसा पाठ है जो समय के साथ बदलता और गहरा होता है। लोग बदलते हैं और उनके अतिरिक्त जीवन अनुभव उन्हें नए पाठ देखने की अनुमति देते हैं। यह इंगित करता है कि ताओ ते चिंग का ज्ञान केवल बौद्धिक समझ नहीं है बल्कि एक अनुभवजन्य प्रक्रिया है, जहां पाठ का अर्थ पाठक की आंतरिक वृद्धि और जीवन के अनुभवों के साथ गहरा होता जाता है। यह एक जीवित पाठ है जो व्यक्ति के साथ बढ़ता है, जिससे यह केवल बौद्धिक समझ के बजाय एक सतत परिवर्तनकारी अभ्यास बन जाता है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें जीवन के प्रवाह के साथ सामंजस्य स्थापित करने में मदद करती है और हमें अपने भीतर के गहरे सत्य को खोजने के लिए प्रेरित करती है। अगाध ताओ, अस्तित्व का मूल स्रोत और उसका स्वरूप।
ताओ ताओ ते चिंग का केंद्रीय सिद्धांत है, जो परम वास्तविकता, सभी चीजों के स्रोत और प्राकृतिक दुनिया को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत को संदर्भित करता है। इसे अक्सर मार्ग या पथ के रूप में वर्णित किया जाता है, लेकिन इसका अर्थ एक साधारण परिभाषा से कहीं अधिक गहरा है। ताओ नामहीन और निराकार है, फिर भी यह सभी चीजों का स्रोत है। यह अस्तित्व के पूरे हिस्से में व्याप्त एक गैर-अवधारणात्मक मान्यता है, एक सूक्ष्म फिर भी अविश्वसनीय गुणवत्ता जिसे केवल महसूस किया जा सकता है, परिभाषित नहीं। ताओ का नामहीन और निराकार होना, फिर भी सभी चीजों का स्रोत होना, यह दर्शाता है कि सच्चा अस्तित्व और शक्ति स्थूल रूपों या मानवीय वर्गीकरणों से परे हैं। यह हमें सिखाता है कि जीवन के सबसे गहरे सत्य को केवल तर्क या भाषा के माध्यम से पूरी तरह से समझा नहीं जा सकता, बल्कि इसे महसूस या अनुभव किया जाना चाहिए, जो एक गैर-अवधारणात्मक समझ है। ताओ की यह विशेषता हमें सिखाती है कि ब्रह्मांड के मूल सत्य को केवल बौद्धिक रूप से जानने से परे जाना होगा। यह हमें अनुभव करने, महसूस करने और होने की ओर धकेलता है, बजाय इसके कि हम इसे परिभाषित करने का प्रयास करें। यह हमें भाषा और तर्क की सीमाओं से परे देखने के लिए प्रोत्साहित करता है, और यह समझने के लिए कि जीवन का सबसे गहरा सार अक्सर अवर्णनीय होता है। यह एक गहरा आध्यात्मिक संदेश है कि सच्चा ज्ञान अक्सर जानने के बजाय अनुभव करने में निहित होता है। ताओ को समझने के लिए लाओ त्ज़ू ने प्रकृति के अनेक रूपों का प्रयोग किया है। यह एक महान खालीपन की तरह है जो सब कुछ भरता है, एक नदी की तरह जो सहजता से और अनंत रूप से बहती है। यह एक महान शासक की तरह है जो बिना बल के सब कुछ प्राप्त करता है, या एक महान कारीगर की तरह जो बिना प्रयास के काम करता है और बिना लगाव के बनाता है। ताओ एक महान सागर की तरह है जो विशाल और असीमित है, फिर भी सब कुछ समाहित करता है, और एक महान घाटी की तरह जो विशाल और गहरी है, फिर भी विनम्र और ग्रहणशील है। यह एक महान दर्पण की तरह है जो बिना निर्णय या पूर्वाग्रह के सब कुछ दर्शाता है, और एक महान शिक्षक की तरह है जो बिना शब्दों के सिखाता है। यह अखंड ब्लॉक, अनकार्व्ड ब्लॉक के रूपक के समान है जो अप्रयुक्त क्षमता और सरलता का प्रतीक है। प्रकृति के रूपकों का व्यापक उपयोग यह दर्शाता है कि ताओ केवल एक अमूर्त अवधारणा नहीं है, बल्कि जीवन का एक अंतर्निहित सिद्धांत है जो हमारे चारों ओर हर चीज में प्रकट होता है। यह हमें प्रकृति का अवलोकन करके और उसके साथ सामंजस्य स्थापित करके ताओ को समझने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे ज्ञान का एक अनुभवात्मक और सुलभ मार्ग खुलता है। प्रकृति के रूपकों का उपयोग ताओ को केवल एक अमूर्त दार्शनिक विचार के बजाय एक जीवंत, सांस लेने वाले सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करता है। यह हमें सिखाता है कि ताओ को किताबों में नहीं, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया में देखा और अनुभव किया जा सकता है। यह हमें प्रकृति के साथ गहरा संबंध बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्योंकि इसकी लय और पैटर्न ताओ के सार को प्रकट करते हैं। यह ज्ञान को अधिक सुलभ और अनुभवात्मक बनाता है, जिससे यह केवल बौद्धिक समझ के बजाय एक जीवन शैली बन जाती है। ताओ छिपा हुआ और रहस्यमय है, फिर भी यह हमेशा दुनिया में मौजूद है। यह एक ही समय में सूक्ष्म और गतिशील दोनों है, अस्तित्व के हर हिस्से में व्याप्त है। यह एक ऐसी गुणवत्ता है जिसे हर पल महसूस किया जा सकता है, यदि हम केवल अविचल ध्यान दें। विपरीत का नृत्य, यिन और यांग का सामंजस्य। ताओवादी विचार का एक मौलिक सिद्धांत यिन और यांग का संतुलन है। वे सभी चीजों की अंतरसंबंधित और अन्योन्याश्रित प्रकृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां विपरीत शक्तियां परस्पर अनन्य नहीं होती, बल्कि एक एकीकृत पूर्ण के पूरक पहलू होती हैं। यह ब्रह्मांड में प्रकाश और अंधेरे, स्वर्ग और पृथ्वी, अच्छे और बुरे, पुरुष और महिला, करने और होने, जीवन और मृत्यु जैसी आदिम द्वैतताओं को संतुलित, सामंजस्य और सुलह करता है। यिन और यांग की अवधारणा केवल ब्रह्मांडीय संतुलन का वर्णन नहीं करती, बल्कि यह एक गहरा मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक मार्ग भी प्रदान करती है। यह हमें सिखाती है कि जीवन की चुनौतियों और विरोधाभासों को संघर्ष के रूप में नहीं, बल्कि पूरक के रूप में देखना चाहिए, जिससे आंतरिक संघर्ष कम होता है और अधिक लचीलापन आता है। मानव मन अक्सर चीजों को अच्छा या बुरा, सही या गलत के रूप में देखता है,
जिससे आंतरिक और बाहरी संघर्ष पैदा होता है। यिन और यांग की पूरक प्रकृति को समझना हमें जीवन की द्वैतताओं जैसे सफलता विफलता, खुशी दुख, प्रकाश अंधेरा को स्वीकार करने और गले लगाने में मदद करता है। यह सिखाता है कि ये विपरीत शक्तियां एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और एक के बिना दूसरा मौजूद नहीं हो सकता। यह मानसिकता हमें आंतरिक संघर्षों से मुक्ति दिलाती है, क्योंकि हम पूर्णता को संतुलन में देखते हैं, न कि किसी एक ध्रुव के प्रभुत्व में। यह हमें जीवन की जटिलताओं को अधिक सहजता और लचीलेपन के साथ नेविगेट करने की शक्ति देता है। ताओ ते चिंग का अध्याय 28 विशेष रूप से यिन और यांग के अंतर्संबंध और हमारी चेतना के भीतर उनके कार्य को स्पष्ट करता है। इन विपरीतताओं का संतुलन जीवन में सामंजस्य और संतुलन प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। इस सिद्धांत को समझने और अपनाने से हम दुनिया की जटिलताओं को अधिक आसानी और लचीलेपन के साथ नेविगेट कर सकते हैं। निष्क्रियता की शक्ति वो वेई का गहरा अर्थ। वो वेई का शाब्दिक अर्थ गैर क्रिया या गैर करना है, लेकिन इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि आप कुछ भी न करें। इसके बजाय वो वेई का अर्थ है प्राकृतिक क्रिया या निष्क्रियता के माध्यम से क्रिया, अर्थात ऐसी क्रिया जिसमें संघर्ष या अत्यधिक प्रयास शामिल न हो। यह एक ऐसी मानसिक स्थिति का विकास है जिसमें हमारी क्रियाएं जीवन के प्रवाह के साथ सहजता से संरेखित होती हैं। ताओ ते चिंग हमें प्राकृतिक दुनिया का अवलोकन करके इस गैर क्रिया को विकसित करने की सलाह देता है। वो वेई न करने के बारे में नहीं है, बल्कि जबरन न करने के बारे में है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची उत्पादकता और प्रभावशीलता अक्सर कम प्रयास और अधिक प्रवाह से आती है, जो आधुनिक दुनिया के अधिक करो के मंत्र के विपरीत है। आधुनिक समाज अक्सर सफलता को अत्यधिक प्रयास, संघर्ष और निरंतर गतिविधि से जोड़ता है। वो वेई का सार प्रवाह के साथ चलना है, न कि उसके खिलाफ तैरना। यह हमें सिखाता है कि जब हम आंतरिक रूप से संरेखित होते हैं और बाहरी दबावों को जबरन नहीं मानते, तो हमारे कार्य अधिक प्रभावी और कम तनावपूर्ण होते हैं। यह कम करो लेकिन सही करो के सिद्धांत पर आधारित है। यह आधुनिक कार्य संस्कृति के लिए एक गहरा विरोधाभासी लेकिन शक्तिशाली संदेश है, जो निरंतर अधिक करने पर जोर देता है, अक्सर थकान और अप्रभाविता की कीमत पर। वो वेई हमें ऊर्जा बचाने और सही समय पर सही कार्रवाई करने की शक्ति देता है। वो वेई हमें बलपूर्वक कार्रवाई के बजाय जीवन के प्राकृतिक प्रवाह के साथ बहने की सलाह देता है। यह जल्दबाजी में कार्य करने के बजाय शांत रहने और सही क्षण की प्रतीक्षा करने पर जोर देता है, जहां अहंकार और भावनाएं नहीं, बल्कि कारण और सहज ज्ञान हमारे निर्णयों को निर्देशित करते हैं। व्यक्तिगत जीवन में वो वेई हमें नए साल के संकल्पों और लक्ष्यों को छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है और इसके बजाय कोई लक्ष्य न रखने और प्रवाह का पालन करने का सुझाव देता है। यह प्रेरित होने पर ही कार्य करने, अपनी सच्ची इच्छाओं का पालन करने, जैसे गाना, नाचना, खाना बनाना, और अनावश्यक दबावों से बचने के लिए तुरंत वादा न करने या तुरंत जवाब न देने का अभ्यास है। रचनात्मकता में वो वेई की स्थिति में व्यक्ति सबसे अधिक उत्पादक और रचनात्मक होता है। यह आत्मा से सृजन करने, बिना संघर्ष के प्रचुरता प्राप्त करने का मार्ग है। नेतृत्व में ताओ ते चिंग विनम्रता के साथ नेतृत्व करने, दूसरों को चमकने देने, सहयोगी वातावरण को प्रोत्साहित करने और परिवर्तन के अनुसार लचीली रणनीतियां अपनाने की सलाह देता है। यह नियंत्रण या प्रभुत्व के बिना नेतृत्व करने का आह्वान करता है। ओशो लाओ त्जू के प्रशंसक ने डोंट डू इट जस्ट बी पर बहुत जोर दिया, जिसका अर्थ है कि आपको केवल स्वयं होने की आवश्यकता है और सब कुछ स्वाभाविक रूप से होगा। वो वेई का सार इसी होने की स्थिति में निहित है, जहां आप अपने आंतरिक सत्य के साथ संरेखित होकर कार्य करते हैं। करने के बजाय होने पर वो वेई का जोर हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति और प्रभावशीलता बाहरी गतिविधियों की मात्रा से नहीं, बल्कि आंतरिक संरेखण और प्रामाणिकता से आती है। यह हमें अस्तित्व की उच्च स्थिति की ओर ले जाता है, जहां हम स्वाभाविक रूप से प्रचुर और रचनात्मक होते हैं। वो वेई हमें यह समझने में मदद करता है कि जब हमारी क्रियाएं हमारे आंतरिक सत्य और जीवन के प्राकृतिक प्रवाह के साथ संरेखित होती हैं, तो वे कम घर्षण और अधिक प्रभाव के साथ होती हैं।
होने की स्थिति में हम अपनी सहज प्रतिभाओं और अंतर्ज्ञान का उपयोग करते हैं, जिससे कार्य प्रयासहीन लगते हैं, भले ही वे गहन हों, जैसे पिकासो का पेंटिंग करना या टैगोर का लिखना। यह प्रयासहीन प्रचुरता केवल भौतिक सफलता नहीं है, बल्कि आंतरिक संतुष्टि और रचनात्मकता का एक प्रवाह है जो हमारे आत्मा से आता है। यह हमें सिखाता है कि आंतरिक शक्ति और शांति बाहरी उपलब्धि से अधिक महत्वपूर्ण है, और यही सच्ची स्थायी सफलता का मार्ग है। जल का ज्ञान, विनम्रता, अनुकूलनशीलता और सच्ची शक्ति। ताओ ते चिंग का श्लोक 78 जल के शक्तिशाली रूपक का उपयोग करता है। दुनिया में कुछ भी पानी जितना नरम और लचीला नहीं है। फिर भी कठोर और अटल को घोलने के लिए कुछ भी इसे पार नहीं कर सकता। यह एक गहरा विरोधाभास है, जो सबसे नरम है वही सबसे कठोर को भी झुका सकता है। नरम कठोर पर विजय प्राप्त करता है, कोमल कठोर पर विजय प्राप्त करता है। हर कोई इस सत्य को जानता है, लेकिन इसे व्यवहार में लाना कठिन है। जल का रूपक केवल एक भौतिक घटना का वर्णन नहीं करता, बल्कि यह एक गहरा नैतिक और रणनीतिक सिद्धांत प्रस्तुत करता है। यह सिखाता है कि लचीलापन, अनुकूलनशीलता और विनम्रता, जो अक्सर कमजोरी मानी जाती है, वास्तव में सबसे बड़ी शक्ति के स्रोत हैं, जो हमें संघर्ष से बचने और फिर भी प्रभावी ढंग से बाधाओं को दूर करने में सक्षम बनाती हैं। सामान्यतः शक्ति को कठोरता, दृढ़ता और बल से जोड़ा जाता है। पानी का रूपक हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति प्रतिरोध में नहीं, बल्कि अनुकूलन में निहित है। पानी अपनी कोमलता के बावजूद चट्टानों को भी काट सकता है और सबसे कठिन बाधाओं को भी पार कर सकता है, क्योंकि यह झुकता है, प्रवाह करता है और लगातार रहता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन की चुनौतियों का सामना बलपूर्वक करने के बजाय हमें पानी की तरह लचीला होना चाहिए, परिस्थितियों के अनुसार ढलना चाहिए और विनम्रतापूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। यह न केवल व्यक्तिगत लचीलापन प्रदान करता है, बल्कि संघर्षों को जीतने के लिए एक प्रभावी रणनीति भी है, जैसा कि युद्ध की कला में भी देखा गया है। सुन त्सु। यह एक गहरा मनोवैज्ञानिक संदेश है कि आंतरिक शांति और प्रभावशीलता अक्सर जाने देने और अनुकूलन से आती है, न कि नियंत्रण और संघर्ष से। पानी की तरह ताओ विनम्र और ग्रहणशील है। उच्चतम अच्छाई पानी की तरह है, जो बिना श्रेय या पहचान मांगे सभी चीजों को पोषण और लाभ पहुंचाता है। सच्ची शक्ति कोमलता और विनम्रता के माध्यम से प्राप्त होती है, और सच्ची ताकत लचीलेपन और अनुकूलनशीलता के माध्यम से प्राप्त होती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति स्वयं को परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेता है, ठीक वैसे ही जैसे पानी अपने पात्र के अनुसार आकार ले लेता है। जल की तरह जो झुकता है वह अंततः जीतता है। गुरु दुख के बीच शांत रहता है। बुराई उसके दिल में प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि उसने मदद करना छोड़ दिया है, वह लोगों की सबसे बड़ी मदद है। जो राज्य के अपमान को स्वीकार करता है, उसे उसका स्वामी कहा जाता है। जो राज्य के दुर्भाग्य को स्वीकार करता है, वह दुनिया का राजा बन जाता है। यह दर्शाता है कि विनम्रता और स्वीकार्यता में ही सच्ची शक्ति निहित है। नारी शक्ति, ग्रहणशीलता और आंतरिक ज्ञान का द्वार। ताओ ते चिंग में माया नारी सिद्धांत को स्वर्ग और पृथ्वी की शुरुआत के बाद पहला नामित किया गया है। यह निष्क्रियता और रचनात्मकता का एक शक्तिशाली प्रतीक है। नारी की ग्रहणशील गुणवत्ता हमें अज्ञात से ज्ञान प्राप्त करने की अनुमति देती है, और यह वो वेई का ही एक रूप है। घाटी की आत्मा एक ग्रहणशील पर्याय है, जो ताओ से जानकारी प्राप्त करने की हमारी जन्मजात क्षमता को दर्शाती है। यह सिद्धांत लिंग पर आधारित नहीं है, बल्कि एक सार्वभौमिक गुण है। ताओ ते चिंग में नारी सिद्धांत का महत्व केवल लिंग आधारित नहीं है, बल्कि यह ग्रहणशीलता और अंतर्ज्ञान की सार्वभौमिक मानवीय क्षमता पर जोर देता है, जो हमें तार्किक, पुरुषवादी दृष्टिकोण से परे जाकर ताओ के गहरे ज्ञान से जुड़ने में सक्षम बनाता है। यह आंतरिक ज्ञान के लिए एक आवश्यक द्वार है। पश्चिमी विचार अक्सर तर्क, विश्लेषण और करने पर जोर देते हैं, जिन्हें पारंपरिक रूप से पुरुषवादी गुणों से जोड़ा जाता है। ताओ ते चिंग का नारी सिद्धांत कमजोर या निष्क्रिय होने के बारे में नहीं है, बल्कि यह ग्रहणशील शक्ति के बारे में है।
यह हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान अक्सर प्रयास या बल से नहीं, बल्कि खुलने, सुनने और अनुभव करने से आता है। यह अज्ञात याताओं से ज्ञान प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, क्योंकि तर्कसंगत मन की सीमाएं होती हैं। यह हमें अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करने और जीवन के प्रवाह के प्रति अधिक ग्रहणशील होने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो हमें आंतरिक शांति और गहरे सत्य की ओर ले जाता है। यह एक महत्वपूर्ण संतुलन प्रदान करता है, खासकर एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर अत्यधिक पुरुषवादी गुणों, नियंत्रण, प्रभुत्व, तर्क पर जोर देती है। नारी सिद्धांत रहस्यमय अंतर्ज्ञान का प्रतीक है, जो मार्ग या ताओ से ज्ञान लाता है। यह हमें एक शिशु की स्थिति में लौटने के लिए प्रेरित करता है, जहां मासूमियत और अहंकार मुक्त मन ज्ञान के स्वागत में हस्तक्षेप नहीं करते। नारी सिद्धांत का पालन करने का अर्थ है अहंकार प्रभुत्व वाले विचारों को छोड़ना, दूसरों को स्वयं का विस्तार मानना और इस प्रकार एकता की भावना को बढ़ावा देना। यह हमें हर किसी और हर चीज से गहराई से जुड़ाव महसूस कराता है, जिससे गहरा ज्ञान और आंतरिक शांति प्राप्त होती है। ताओ में जीवन, सरलता, प्रकृति से सामंजस्य और सच्चा नेतृत्व। ताओ ते चिंग हमें सरलता और विनम्रता को अपनाने का मार्ग दिखाता है, जो आंतरिक शांति और पूर्ति की ओर ले जाता है। इसमें अहंकार, अनावश्यक इच्छाओं और जटिलता को छोड़ना शामिल है। यह भौतिक संपत्ति और इच्छाओं को त्यागने और अधिक विनम्र और आडंबरहीन जीवन शैली को अपनाने का आह्वान करता है। सच्चा ज्ञान जटिलता को भूलने और सरलता व स्पष्टता की स्थिति तक पहुंचने में निहित है। ताओवादी दर्शन प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहने के महत्व पर जोर देता है। इसमें सभी जीवित चीजों की अंतर्संबंधता को पहचानना और प्रकृति की लय व पैटर्न के साथ तालमेल बिठाना शामिल है। हम प्रकृति का अवलोकन करके ताओ को समझ सकते हैं, उसके प्राकृतिक प्रक्रियाओं के प्रवाह का पालन कर सकते हैं और प्रकृति के धैर्य और अनुकूलनशीलता का अनुकरण कर सकते हैं। यह खपत और कचरे को कम करके पर्यावरण पर हमारे प्रभाव को कम करने का भी सुझाव देता है। ताओ में जीवन केवल एक दार्शनिक अवधारणा नहीं है, बल्कि एक व्यावहारिक जीवन शैली है, जो सरलता और प्रकृति के साथ सामंजस्य पर जोर देती है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा कल्याण बाहरी संचय या जटिलता में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और प्राकृतिक प्रवाह के साथ संरेखण में निहित है। ताओ ते चिंग की ये शिक्षाएं आधुनिक समाज के लिए एक शक्तिशाली प्रतीक्षा प्रस्तुत करती हैं। सरलता को अपनाना हमें अनावश्यक तनाव और इच्छाओं से मुक्त करता है, जिससे आंतरिक शांति और संतोष बढ़ता है। प्रकृति के साथ सामंजस्य हमें यह याद दिलाता है कि हम प्रकृति का ही एक हिस्सा हैं और उसके साथ जुड़कर हम अपनी शारीरिक और मानसिक भलाई में सुधार कर सकते हैं, साथ ही दुनिया के साथ गहरा संबंध भी बना सकते हैं। यह हमें अधिक के बजाय पर्याप्त की ओर ले जाता है और बाहरी दुनिया को नियंत्रित करने के बजाय आंतरिक संतुलन खोजने पर जोर देता है। आंतरिक संतुलन और शांति विकसित करने के लिए ताओ ते चिंग वू वेई ध्यान और माइंडफुलनेस के अभ्यास के माध्यम से व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह आंतरिक स्थिरता को विकसित करने के लिए ध्यान और माइंडफुलनेस का अभ्यास करने, आंतरिक ऊर्जा को विकसित करने के लिए ताईजी या किगोंग जैसे शारीरिक अभ्यासों में संलग्न होने और प्राकृतिक दुनिया के साथ तालमेल बिठाने वाली जीवन शैली को अपनाने का सुझाव देता है। आंतरिक संतुलन और शांति विकसित करके हम अपनी मानसिक और शारीरिक भलाई में सुधार कर सकते हैं, अपने संबंधों को बढ़ा सकते हैं और जीवन की चुनौतियों को अधिक आसानी और लचीलेपन के साथ नेविगेट कर सकते हैं। ताओ ते चिंग पारंपरिक सफलता और नेतृत्व की सोच को भी चुनौती देता है। यह सुझाव देता है कि सच्चे नेता विनम्र और लचीले होने चाहिए, अखंड ब्लॉक के रूपक के समान जो अप्रयुक्त क्षमता और सरलता का प्रतीक है। यह विनम्रता के साथ नेतृत्व करने, दूसरों को चमकने देने, सहयोगी वातावरण को प्रोत्साहित करने और परिवर्तन के अनुसार लचीली रणनीतियां अपनाने की सलाह देता है। यह सक्रिय रूप से सहानुभूति और खुलेपन के साथ सुनने, शांत और संयमित व्यवहार बनाए रखने और आपसी समझ व समझौते को प्रोत्साहित करने पर जोर देता है। सच्चा नेतृत्व नियंत्रण या प्रभुत्व से नहीं आता, बल्कि नेतृत्व के माध्यम से लीडिंग बाय एम्बॉडीमेंट आता है, जहां एक महान बुद्धि को मार्गदर्शन करने की अनुमति दी जाती है।
यह भय से उत्पन्न नियंत्रण के बजाय विश्वास और आंतरिक शक्ति से आता है। यह प्रदान करने के बारे में है, श्रेय लेने के बारे में नहीं, बल्कि एक उच्च स्थान से देने के बारे में है जो आंतरिक दृष्टि से प्रेरित है। ताओ ते चिंग में वर्णित नेतृत्व का दृष्टिकोण केवल एक प्रबंधन रणनीति नहीं है, बल्कि एक जीवन दर्शन है। यह सिखाता है कि सच्ची शक्ति दूसरों पर बल प्रयोग करने में नहीं, बल्कि उन्हें सशक्त करने में निहित है। विनम्रता, लचीलापन और दूसरों को चमकने देना न केवल अधिक प्रभावी परिणाम देता है, बल्कि एक ऐसा वातावरण भी बनाता है जहां सभी सदस्य सामंजस्य और सहयोग से काम करते हैं। यह पारंपरिक पदानुक्रमित नेतृत्व मॉडल के विपरीत है, जो नियंत्रण और प्रभुत्व पर केंद्रित है। ताओवादी नेतृत्व हमें यह समझने में मदद करता है कि जब हम अपने अहंकार को छोड़ देते हैं और दूसरों को उनके स्वाभाविक प्रवाह में कार्य करने की अनुमति देते हैं, तो सामूहिक बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता का एक शक्तिशाली स्रोत खुल जाता है, जिससे अधिक स्थायी और सार्थक सफलता मिलती है। निष्कर्ष: ताओ का शाश्वत आह्वान और जीवन का रूपांतरण। ताओ ते चिंग एक कालातीत ग्रंथ है जो वास्तविकता की प्रकृति और एक सामंजस्यपूर्ण और संतोषजनक जीवन के मार्ग में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। ताओ यिन और यांग के संतुलन और वू वेई के महत्व पर इसकी शिक्षाएं दुनिया भर के व्यक्तियों को प्रेरित और मार्गदर्शन करती रहती हैं। यह हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति कोमलता, विनम्रता और अनुकूलनशीलता में निहित है, ठीक वैसे ही जैसे पानी सबसे कठोर बाधाओं को भी पार कर जाता है। यह हमें करने के बजाय होने के महत्व को समझने के लिए प्रेरित करता है, जहां सहज क्रिया और आंतरिक संरेखण हमें वास्तविक उत्पादकता और प्रचुरता की ओर ले जाते हैं। नारी सिद्धांत की ग्रहणशीलता की शक्ति हमें अज्ञात से ज्ञान प्राप्त करने और अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करने के लिए प्रेरित करती है, जिससे गहरा ज्ञान और एकता की भावना प्राप्त होती है। यह ग्रंथ हमें सरलता को अपनाने, प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहने और अपने भीतर संतुलन व शांति विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व नियंत्रण से नहीं, बल्कि विनम्रता, सेवा और दूसरों को सशक्त बनाने से आता है। ताओ ते चिंग का केंद्रीय संदेश ब्रह्मांड के प्राकृतिक क्रम, जिसे ताओ के नाम से जाना जाता है, को सरल, विनम्र और प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहकर अपनाना है। यह गैर क्रिया की वकालत करता है, जिसका अर्थ है शांति और संतुलन प्राप्त करने के लिए चीजों को बलपूर्वक हस्तक्षेप किए बिना स्वाभाविक रूप से प्रकट होने देना।